तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नई कहानी। 19 फरवरी 2026 की यह बात है। एक दुल्हन जब अपनी मायके से विदा होकर ससुराल पहुंचती है तो उसका धूमधाम से स्वागत होता है। महिलाएं खुशियों के गीत गा रही थी और इसी बीच में जब देर रात हो जाती है तब उस दुल्हन को सुहागरात के स्टेज पर भेजा जाता है। और जैसे ही उस दुल्हन को वहाँ भेजा जाता है, दुल्हन अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अचानक से कहीं उसका देवर आ जाता है और देवर एकदम से सामने आकर खड़ा हो जाता है और मुस्कुराते हुए मजाक के अंदाज में अपनी भाभी से कहता है कि भाभी भैया तो बहुत थक गए हुए हैं, सोचा कि मैं ही सुहागरात मना लूँ। जैसे ही उसने इस अंदाज में अपनी भाभी से यह बात कही तो भाभी खिलखिलाकर हंस देती है। वह मजाक में यह बात कहकर चला जाता है, लेकिन उसकी भाभी के दिमाग में यह शब्द गूंजने लगता है। उसके बाद उसका दूल्हा आता है। दूल्हा आने के बाद उसके साथ सुहागरात मनाता है। पहली रात निकल जाती है, लेकिन दुल्हन के दिमाग में वही बात टकराती रहती है। उसके बाद फिर इन दोनों देवर और भाभी के बीच में मजाक का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब देखो तब इन्होंने मौका मिलता था जब मजाक करते थे, और मजाक कब इन दोनों को अपने एक दूसरे के इतना करीब ले आई उन्होंने भी नहीं सोचा। और इस बात का किसी को भी कोई बिल्कुल इतना नहीं था कि किसी को कोई भरोसा था कि ऐसा भी हो सकता है। वक्त का पहिया जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे देवर और भाभी की बहुत नज़दीक आ रहे थे, और उन्हें एक ऐसे मौके की तलाश रहती थी जब घर में कोई नहीं होगा, वो बिल्कुल तन्हा होंगे, वह काम करेंगे। जब देवर ने पहली बार अपनी भाभी से कहा कि भाभी मेरे को भी तुम्हारे साथ सुहागरात मनानी है, इस तरह की बात हो जाती है। और इसके बाद फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाता है। कोई नहीं जानता था, लेकिन एक दिन वो दोनों जब आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं तो घर के अंदर एक व्यक्ति प्रवेश करता है, और जैसे ही वह व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसके बाद यह बात पराई हो जाती है, बात खुल जाती है। और बात ऐसी खुलती है कि एक कत्ल हो जाता है। कत्ल भी इतना भयानक रूप से होता है, और जब पुलिस उस कत्ल के घटना का खुलासा किया तो लोगों ने इस घटनाक्रम के पीछे जो सच्चाई सामने आती है उस पर यकीन नहीं हो रहा था। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है आगरा, और आगरा ज़िले में एक थाना लगता है सदर थाना में सुल्तानापुर छोटी बस्ती है। ये तारीख थी 17 जून 2026 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त रहा था। एक व्यक्ति, वैसे राहगीर जो अपनी राह से चल रहा था, रास्ते से गुजर रहा था, उस व्यक्ति को टॉयलेट आता है, और जैसे वो टॉयलेट करने के लिए सड़क किनारे झाड़ियाँ थी वहाँ जाकर टॉयलेट करने लगता है। टॉयलेट करके जैसा ही खड़ा होता है तो उसकी नज़र वहाँ पड़े एक व्यक्ति पर जो वहीं पास में झाड़ियों पे होता है, और झाड़ियों के पास में व्यक्ति आराम से सोया हुआ था, लेटा हुआ था। उस व्यक्ति ने टॉयलेट करने के बाद उसके पास जाता है, और पास जाने के बाद उसको आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई किसी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा था। उस व्यक्ति ने जैसे ही उसका गमछा या छोटी चादर होती है उसको ओढ़े हुए लेटा हुआ था। उस व्यक्ति ने जैसे ही उस चादर यानी गमछे को हटाने के बाद देखता क्या है कि वह तो 22 या 23 साल के आसपास का व्यक्ति रहा होगा। उसके चेहरा जो था, शरीर वो खून से एकदम लथपथ था। जैसे ही उस राहगीर ने दृश्य देखा, अपनी आंखों से देखा, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, और उस व्यक्ति की चीखों सुनने के बाद आसपास के जो लोग थे वो भी मौके पर आते हैं। देखते ही देखते सुल्तानपुर की छोटी बस्ती में भी सैकड़ों लोग आ जाते हैं, और इसी बीच किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। जैसे ही पुलिस के फ़ोन पहुंचता है 112 नंबर पर नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी सदर थाने की पुलिस पहुंच जाती है। 112 नंबर की टीम पहुंच जाती है, और आला अधिकारी होते हैं वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। इस लाश को अब किसकी लाश है, कहां पर क्यों आई है, किसने हत्या की है, बहुत सारे सवाल थे। हर कोई सवालों के जवाब जानने में जुटा था। इसी बीच में जो सुल्तानपुर छोटी बस्ती के लोग थे वह भी आ जाते हैं, और इसी बीच एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है महेश। महेश ने जैसे ही उस लाश को देखा, क्योंकि चेहरे बिल्कुल पूरी तरह से लगभग बिगड़ चुका था, उसने चेहरे को पहचान पाना मुश्किल हो रहा था, खून से सन लथपथ था। महेश ने देखता क्या है कि जो शर्ट उस व्यक्ति ने पहना हुआ था वो कहता है कि ये मेरा दूसरे नंबर का बेटा है। उसका नाम है अमित उर्फ सोनू, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है। जैसे महेश ने देखा, महेश एकदम ज़ोर ज़ोर से दहाड़ मारकर रोने लगा, चिल्लाने लगा। पुलिस वालों ने उसे शांत कराया, जो गांव के लोग थे उन्होंने भी उसे शांत कराया। शांत कराने के बाद पुलिस ने उस लाश को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जैसे ही पोस्टमार्टम होना शुरू होता है, और पोस्टमार्टम जो हो रहा था उसे पता चलता है कि बार बार कोई भारी वस्तु इसके चेहरे और इसके शरीर पर मारी गई है।
साथ ही में जो गमछा था उस गमछे से उसका गला घोटा गया है और उसकी हत्या कर दी गई है। उसकी हत्या, उसकी लाश को वहीं क्यों, घटनास्थल पर वहीं था, वहीं उसकी हत्या की गई थी। हत्या क्यों की, किसने की? पुलिस हम इन सवालों का जवाब के लिए महेश के घर पहुंच जाती है। और जैसे ही महेश के घर पहुंचती है तो महेश का जो छोटा वाला बेटा होता है, इससे कुल मिलाकर 3 बेटे होते हैं। ये बीच वाला बेटा था जिसकी हत्या हो चुकी थी। ये कैंट क्षेत्र में एक अटल चौक है और अटल चौक में ही एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में यह काम करता था, यानी कि कर्मचारी था। वो उस दिन भी सुबह सुबह अपने घर से निकला था लगभग 7 बजे के आसपास 17 जून 2026 को होटल जाने के लिए। लेकिन वो वहाँ कैसे पहुँचा उसके बारे में अभी किसी को पता नहीं था और पुलिस इसी बारे में जानकारी जुटाने चाहती है। यहाँ जो घर पहुँचती है, जब पुलिस एक एक करके परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही थी तो पूछताछ के दौरान जिनका छोटा वाला भाई होता है, जिसका नाम होता है भोलू से पूछा जाता है। भोलू बताता है कि इस रेस्टोरेंट पे काम करने वाला एक लड़का है जिसका नाम है मुस्तफ़ा से 2 हफ्ते पहले इसका झगड़ा हो गया था और इसी बीच में आपस में मार पिटाई हुई थी और हो ना हो उसी ने इसकी हत्या की होगी, क्योंकि उसने धमकी भी दी थी कि वो उसके भाई को मार देगा। जैसे पुलिस इस बात का पता चलता है, पुलिस ने तुरंत ही टीम बनाई जाती है। टीम बनाने के बाद मुस्तफ़ा के घर पर जब पुलिस को भेजा जाता है तो वहाँ से पहले ही मुस्तफ़ा अपने परिवार के साथ वो ताला लगाकर फरार था, भाग चुका था। यानी कि मुस्तफ़ा के पास भी यह घटनाक्रम की जानकारी पहुँच चुकी थी कि तुम्हारे पीछे पुलिस आ सकती है। अब पुलिस इस मुस्तफ़ा की तलाश में जुट जाती है। इसके बाद पुलिस की एक टीम जो घर पर ही काम कर रही थी, घर पर ही बातचीत कर रही थी और पुलिस ने जब देखा जो आसपास के जितने भी घर थे वहाँ कहीं सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा हुआ था। पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरा खंगालने के बाद जो पुलिस देखती है क्या है कि सुबह 7 बजे के आसपास अमित उर्फ सोनू अपने घर से निकलता है रेस्टोरेंट जाने के लिए और उसका जो भाई है जिसका नाम भोला वो भी पीछे पीछे जा रहा था। और जब भोला पीछे पीछे जा रहा था कुछ देर बाद भोला वापस भी आ जाता है। अब जब वो वापस आता है तो उस सीसीटीवी कैमरे में अंदर जो भोला है वो अलग कपड़ों में दिखाई दे रहा है, लेकिन सुबह उसने अलग कपड़े पहने हुए थे। पुलिस वालों को जो शक था वो कहीं ना कहीं छोटे भाई की तरफ चला जाता है। छोटे भाई से पूछते हैं कि तुमने 2 घंटे पहले कुछ और कपड़े पहने थे, 2 घंटे बाद कुछ और कपड़े पहने हैं, इनकी वजह क्या थी? कोई ख़ास वजह हो तो बताइए। जबकि सुबह तुमने जो कपड़े पहन रखे थे वो अच्छे से ठीक ठाक कपड़े पहने हुए थे। जब पुलिस उस सवाल कर रही थी तो सवाल का देने में थोड़ा आनाकानी कर रहा था, वो घबरा जाता है। पुलिस ने कहा कि जो वो कपड़े तुमने पहने हुए थे एक बार उन्हें कपड़े को भी ला के दो। जब वो कपड़े को मंगाया जाता है तो वो कपड़े लाने से इनकार कर देता है, यानी थोड़ा सा आनाकानी करना रहता है। अब पुलिस के लिए ये प्राइम सस्पेक्ट हो जाता है। उसने नाम लिया मुस्तफ़ा का, लेकिन जिस अंदाज में मुस्तफ़ा का नाम लिया था, नाम बताया था, उस हिसाब से पुलिस को कहीं ना कहीं ये शक तो हो गया था। लेकिन अभी पुलिस, क्योंकि इस घर में हत्या हुई है, एक लड़के की मौत हुई है, उसके बाद पुलिस आखिरकार घर वालों से ज़्यादा सख्ती से बातचीत नहीं कर सकती। लेकिन भोले से जब पुलिस ने अपने तरीके से बातचीत करने की कोशिश की, इस बीच में जो उसकी भाभी होती है जिसका नाम खुशी होता है, खुशी ने आप देखा ना ताप देखा, इतने सारे लोगों की भीड़ के अंदर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। और जब यह बात सामने आती है तो घर में हड़कंप मच जाता है। अब पुलिस ये बात समझ नहीं पा रही थी कि बात देवर से चल रही है और भाभी अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश क्यों कर रही है। आखिरकार भाभी पर इतना प्रेशर क्यों है? दरअसल जो ये उसकी भाभी है खुशी और जो उसका भाई होता है अमित उर्फ सोनू, इन दोनों की शादी हुई थी 19 फरवरी 2026 को। सुल्तानापुर छोटी बस्ती का रहने वाला अमित की शादी होती है। बाधेला प्रेम नगर की रहने वाली खुशी और जो शादी होती है, इनकी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पुलिस ने इन दोनों को पकड़ने के बाद अपनी हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तब चौंकाने वाली कहानी सामने आती है। दरअसल जब शादी होती है तो शादी के बाद इन दोनों एक दूसरे से बेइंतना करीब आ जाते हैं। इतना करीब आ जाते हैं कि इस बात की ना तो इन दोनों की कल्पना की थी ना ही किसी और ने कल्पना की थी। जब मौका मिलता तब ये एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे या फिर एक दूसरे के साथ समय जो बिताते थे। तो देवर जो होता है वो भाभी के इश्क में इस कदर चोर हो गया, उसको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। और तारीख आ जाती है 14 जून को। घर में उस वक्त कोई नहीं था और इसी बीच देवर और भाभी वो आपस में एक दूसरे से आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं। जो लड़का होता है जिसका नाम अमित होता है, अमित जब घर में आता है अपनी ही पत्नी को अपने ही छोटे भाई के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख के
के बाद इस बात पे वो बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने भाई को डांटता है, फटकारता है, अपनी बीवी को भी डांटता है, फटकारता है, और डांट फटकारने के बाद आपस में इनकी खूब कहासुनी हो जाती है। जब कहासुनी हो जाती है तो यहीं से कहीं ना कहीं जो खुशी होती है और जो उसका देवर होता है जिसका भोला नाम है, इन दोनों ने प्लानिंग कर लिया था कि अब इसका जीवित रहना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन इस बात की वो मौके की तलाश में थे कि कब ऐसा मौका आए, कब ऐसा मौका नहीं आए। इसके लिए तब मौका आता है 17 जून 2026 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास, जब वो अटल चौक की तरफ जाने की तैयारी में जुटा था। यहाँ से निकला अमित, तो उसका भाई पीछे पीछे उसके साथ चला जाता है। और यहाँ से जैसे ही वो साथ पीछे पीछे जा रहा था, यह अमित को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसका छोटा भाई उसका पीछा कर रहा है। उसके भाई उसकी हत्या करने के लिए उसके पीछे जा रहा है। घर से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर ही निकले थे कि वो झाड़ियों में चला जाता है शौच करने के लिए। और जैसे ही शौच करने के लिए वह बैठता है, उसके बाद उसका भाई पीछे छुपा हुआ था। और जब वह खड़ा होता है, मौका देखिए उस पर पत्थर से एक के बाद एक वार कर देता है। और जैसे ही वार करता है तो भाई खूनम खून हो जाता है। उसके चेहरे पर कई वार करता है जिससे उसके चेहरे की पहचान ना हो। और जो अपने साथ में गमछा लेकर गया था, उस गमछे से उसका गला घोट देता है, यानी कि उसकी हत्या कर देता है। ऊपर से आराम से ढक देता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। निकलने के बाद क्योंकि उसके शरीर पर शायद खून के छींटे भी आ चुके थे, इसलिए वहाँ से निकलकर सीधा घर पहुँचता है। घर आने के बाद अपने कपड़े बदलता है और कपड़े बदलने के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गया। बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कुछ किया ही ना हो। लेकिन उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए, परिवार को गुमराह करने के लिए, उसने अपने ही भाई को होटल में काम करने वाले मुस्तफ़ा नाम के लड़के का नाम ले लिया। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ट्रेंड चल रहा है, खून का मतलब खून। इसलिए मुस्तफ़ा को जब यह बात पता चलती है तो मुस्तफ़ा के पैरों की ज़मीन खिसक जाती है। मुस्तफ़ा अपने परिवार के साथ भाग जाता है, फरार हो जाता है। उसे लगता है कि इससे पहले ही पुलिस जांच पड़ताल करेगी तब तो उसका काम हो सकता है, इसलिए वह डरा हुआ था। लेकिन पुलिस ने इस मामले में पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। और घटनाक्रम का खुलासा करने के बाद देवर और भाभी को गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया। जो देवर है उसने तो अपने भाई की हत्या की थी, लेकिन जो भाभी है उनको षड्यंत्रकारी के रूप में माना गया। और इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ तो लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि शादी के महज 4 महीने के आसपास ही हुए थे। 4 महीने में ही देवर भाभी के बीच में इश्क पनप जाता है, और ऐसा इश्क पनपता है कि वह कातिल बन जाते हैं और उनकी बाकी की ज़िंदगी शायद सलाखों के पीछे गुजरेगी। और महेश और उसके परिवार वालों पर यह बात पता चलती है तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिसको भोला कहते थे वो इतना खतरनाक हो सकता है। जिस तरह से इन रिश्तों में आए दिन तरह की बातें सुनने को मिल रही है, ये वाकई बहुत ख़तरनाक है, यह भयानक है। पुराने ज़माने के लोग जो दुल्हन होती थी वो किसी की भनक भी नहीं लगने देती थी। करीब 6 महीने तक किसी से पुरुषों से आमने सामने नहीं होती थी। लेकिन अब का दौर ऐसा है कि दुल्हन आती है, रीलबाजी भी करना शुरू कर देती है, तमाम तरह की चीज़ें होती है। इस बारे में कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो दूल्हा होता है, दूल्हे की तो शायद इतनी बातें ही नहीं होती जितनी देवर और भाभी की शादी से पहले बातचीत होती थी। और देवर की आदत थी मजाकिया, कि वो अपनी भाभी को अनाप शनाप मजाक किया करता था, और यह मजाक ही उसको अच्छी लगने लगी। जब उस लड़की जो खुशी का पति होता है अमित, वो बहुत सीरियस किस्म का इंसान था। शायद उसकी सीरियसनेस ही उसकी हत्या करा दी। उसके बाद उसने कभी ये नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। हम सब आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय। अपना और अपना ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बात साल 2014 की है। एक लड़की अपनी माता पिता के पास जाती है। जाने के बाद उससे कहती है कि पापा, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। जैसे माँ और बाप ये बात सुनते हैं, क्योंकि वो करोड़पति फैमिली की होती है, रिच लोग होते हैं, और यह सब चीज़ उनके लिए बहुत सामान्य जैसी स्थिति होती है। लेकिन जो उन्हें बात उनको सुनने के बाद उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लड़की से पूछा जाता है कि बेटा, उस लड़का का क्या नाम है, लड़का क्या करता है। तो लड़की बताती है कि पेशे से वह इंजीनियर है और उसका नाम साजिद अली अंसारी है। जैसे ही उस लड़के का नाम सुना जाता है तो माता पिता एकदम से परेशान हो जाते हैं। कहने लगते हैं कि बेटा, तुम हिंदू हो और लड़का मुसलमान है, यह कैसे हो सकता है। इस बीच में उस लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई। लड़की बताती है कि 2011 की बात है। अचानक से मेरा एक मिस कॉल आता है, और जैसे ही मिस कॉल लगती है उसके बाद जब उस कॉल का जवाब दिया जाता है तो उन दोनों के एक दूसरे की बातें इतनी ज़्यादा पसंद आती है
कब दोस्ती हो जाती है और कब दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इसके बाद फिर साथ जीने और साथ मरने की कस्में खा लेते हैं। लड़की की यह बात सुनने के बाद घर वाले आखिरकार करे तो करें क्या। तभी घर वालों के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहने लगते हैं कि बेटा, अगर तुम अपनी मर्ज़ी से शादी की, यदि तुम उस लड़के के साथ गई तो तुम देख लेना, तुम्हें परिवार से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। यह फैमिली जो है वह करोड़पति परिवार है और उन्होंने अपनी बेटी को अपनी संपत्ति से चल अचल संपत्ति से बेदखल करने का फैसला कर लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी मर्ज़ी से फैसला लोगी तो कभी भी फिर हमसे बात मत करना और कभी भी इस घर की तरफ आने की कोशिश मत करना। लड़की पर इश्क का जुनून सवार था। लड़की ने फैसला कर लिया था, उसके साथ जिएगी, उसी के साथ रहेगी, उसी से प्यार करेगी, उसी के साथ ज़िंदगी बिताएगी। अब इस तरह की बात आती है तो फिर लड़की आखिरकार फैसला ले लेती है, अपने घर वालों के खिलाफ़, अपने परिवार की मर्ज़ी के खिलाफ़ शादी कर फैसला कर लेती है और जाकर लव मैरिज कर लेती है। वक्त का पहिया जब आगे बढ़ता है तो कुछ दिनों बाद पता चलता है कि एक कत्ल होता है, वो भी बहुत भयानक रूप में। कत्ल भी ऐसा कि बिल्कुल 7 टुकड़े कर दिए जाते हैं। इस कत्ल के पीछे की वजह क्या थी, किसने कत्ल किया था और कत्ल किसका हुआ था, आज इस कहानी के माध्यम से हम यह जानने और समझने की कोशिश करते हैं। यह सच्ची घटना राजधानी दिल्ली के जो दक्षिण पूर्वी दिल्ली है उसी का एक थाना लगता है सरिता विहार। सरिता विहार में एक हाजी कॉलोनी और हाजी कॉलोनी में कुछ हिस्से में कूड़ा करकट वगैरह पड़ा रहता है। सुबह सुबह का वक्त था और यह तारीख आती है 21 जून 2018। सुबह के लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 2 बच्चे होते हैं जो कबाड़ा बीनते हैं। उनकी नज़र एक ही बॉक्स पे पड़ जाती है जो कार्टून का बॉक्स होता है। उस बॉक्स पर जैसे ही नज़र पड़ती है तो दोनों में रेस लगती है कि पहले कौन उस कार्टून को पकड़ेगा। आखिरकार दोनों बच्चे साथ साथ दौड़ रहे थे। एक बच्चे जो बड़ा होता है, ताकतवर था, उसने कार्टून को अपने कब्जे में ले लिया। कार्टून थोड़ा भारी होता है। इसके बाद उन लड़कों ने एक दूसरे ने देखा, ये मेरा कार्टून है, इस तरह की बात आती है। दोनों में कहासुनी हो जाती है। कहासुनी इस बात पर थी, जो ताकतवर था उसने कार्टून को कब्जे पर लिया और जो हल्का था उसकी नज़र पहले पड़ी थी, लेकिन उसको कब्जा नहीं मिल रहा था। दोनों ही आपस में जिद करने लगते हैं। दोनों में आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा हो जाती है। इस बीच में दोनों फैसला करते हैं कि ठीक है, खोलकर देखते हैं इसके अंदर क्या है। और जैसे ही कार्टून को खोलकर देखा जाता है तो उसके अंदर से एक इंसान का सर निकलता है। यानी इंसान यानी कि महिला का सर था। उसके बड़े बड़े बाल थे। उन बालों को देखने के बाद, उस चेहरे को देखने के बाद, जिसको पूरी तरह बिगाड़ दिया गया था, ऐसा लग रहा था किसी धारदार हथियार से एक के बाद एक कई बार मारा गया हो। जैसे ही इन बच्चों ने उस सिर को देखा, सिर को देखने के बाद वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। अभी तक जो उनमें जिद लगी हुई थी कौन इस कार्टून को बॉक्स के अपने कब्जे में ले, और अब उनमें जिद लगी होती है कि हम इससे पास नहीं जाना, हमें दूर रहना है। वो इतना डर जाते हैं, इतना भयभीत हो जाते हैं कि वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। उनके रोने की, उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ जो थी, आसपास के राहगीर थे, आसपास के लोग जो गुजर रहे थे, उन लोगों की नज़र पड़ जाती है और तुरंत ही उन बच्चों के पास आके पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। जब बच्चे पूरी कहानी बयां करते हैं उसके बाद जो वो व्यक्ति होता है थोड़ा समझदार होता है, आसपास के लोगों को यह सूचना देता है और साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम में वो फ़ोन करके कहता है कि, और पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करने के बाद कहता है कि साहब, सरिता विहार पुलिस स्टेशन के एरिया में आने वाली एक कॉलोनी है जो कि दिल्ली में एक झाकीर जमिया है। जमिया के पास में एक कॉलोनी लगती है, आपको यहाँ आना चाहिए। जैसे ही पीसीआर को सूचना मिलती है, पीसीआर के साथ नज़दीकी पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुँच जाती है। अब चाहे फॉरेंसिक टीम हो, डॉग स्क्वाड हो या सब टीम हो, ये सब वो पहुँच जाते हैं। थानेदार पहुँच जाते हैं और जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं मौके पर आ जाते हैं। और जैसे ही मौके पर आते हैं, आने के बाद फिर ये देखने की कोशिश कर रहे थे, इन लाश की शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे थे। उस बॉक्स को खोला जाता है। बॉक्स के अंदर कुछ हिस्सा मिल जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा गायब था। अब डॉग स्क्वाड की मदद से जब देखा जाता है तो काले रंग का एक थैला होता है। थैले के अंदर बाकी के हिस्से थे, यानी कि सर अलग, पैर अलग, धड़ अलग। यह बाकी शरीर के जो हिस्से थे उन्हें 7 टुकड़ों में काटा गया था और उन्हें आराम से एक जगह पैक कर दिया गया था। यह लाश किसकी थी, यही पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था। इसके लिए पुलिस ने एक टीम गठित कर दी और जो टीम गठित करने के बाद जो आसपास के इलाके, चाहे वो जमुना पार हो, चाहे वो सरिता विहार हो या फिर जमिया हो, इस इलाके में सैकड़ों से ज़्यादा लोगों के पास जाया जाता है। उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल रही।
पुलिस परेशान हो जाती है। इसके बाद फिर पुलिस ने वायरलेस कर दिया। दिल्ली के हर एक थाने में ये सूचना दी जाती है कि एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के आसपास रही होगी, जिसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं। उसने कपड़े को भी दिखाया जाता है और सब जगह सूचना दी जाती है। अब दिल्ली के जो एनसीआर का इलाका है, चाहे वो आसपास के जो प्रदेश लगते हैं, उन प्रदेशों को भी यह सूचना दी जाती है। बताया जाता है कि एक लाश मिलती है और इस तरह के एक शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसी ने भी उस लाश पर दावा पेश करने की कोशिश नहीं की आखिरकार लाश किसकी है। पुलिस के लिए 24 घंटे से भी ज़्यादा वक्त बीत चुका था, लेकिन अब यही पता नहीं चल पा रहा था कि लाश किसकी है, तो कातिल कौन है और कत्ल के पीछे का मकसद क्या है, वो कैसा पता चलेगा। पुलिस ने एक बार फिर उस जगह को देखना शुरू किया। अचानक ही पुलिस की नज़र पड़ जाती है उस बॉक्स पर जो कार्टून का बॉक्स था। उस बॉक्स पर एक एड्रेस लिखा हुआ था और एड्रेस था गुरुग्राम के एक जगह का। उसमें लिखा था मूवर्स एंड पैकर्स कंपनी। अब पुलिस ने जब इसे देखा, इसे देखने के बाद थोड़ा सा लगता है कि एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और रिपोर्ट की मदद से यह पता चलता है कि पहले उसका गला दबाया गया, उसके बाद उसको एक धारदार हथियार से उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े किए गए। पुलिस की टीम में इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, इंस्पेक्टर राम निवास और सब इंस्पेक्टर वेंकटेश्वर और साथ ही नरेंद्र नागर, ये 4 लोगों की टीम, 4 ऑफिसर की टीम होती है। सीधा गुरुग्राम पहुंचती है। गुरुग्राम में यह मूवर्स एंड पैकर्स कंपनी में जाने के बाद उस बॉक्स का जो फ़ोटो था वो दिखाया जाता है। जब फ़ोटो दिखाया जाता है तो वो कंपनी वाले कहने लगते हैं कि साहब इतने सारे हमारे पास कुरियर्स आते हैं, हम इतने सारे कुरियर्स आगे भेजते हैं, अब कैसा पता चलेगा। लेकिन पुलिस ने जब अपना तरीका अपनाया और उस कंपनी से सख्ती से बातचीत करने की कोशिश की, तब उन्होंने बताया कि साहब हाँ, एक ऐसा है, कुछ जानकारी याद आ रही है। जब सारे पेपर्स को खंगाला जाता है तो कुछ जानकारी निकल कर आती है। दिसंबर 2017 की बात है। यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ दुबई है, दुबई शहर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर एक शहर लगता है जिसका नाम है शाहजहाँ। शाहजहाँ से यह एक कार्टून के कई सारे बॉक्स थे। कई सारे बॉक्स उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़ में यहाँ पहुँचाए जाते हैं जावेद अख्तर के नाम पर। और जैसे ही ये पता चलता है उसके बाद फिर उस कार्टून वाले को, कोरियर वाले को तो वहीं छोड़ दिया जाता है। पुलिस की टीम सीधा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पहुंच जाती है और अलीगढ़ में पहुंचते ही जावेद अख्तर के घर पर, और जैसे ही जावेद अख्तर के घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, जावेद अख्तर निकल के आता है। उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। कहता है कि साहब मेरा नाम जावेद अख्तर है। तो जावेद अख्तर को फ़ोटो दिखाया जाता है बॉक्स का, और फ़ोटो देखते ही कहता है कि साहब ये फ़ोटो मेरे घर में आए हुए कार्टून के ही बॉक्स का है। तो जब पुलिस ने कहा है कि शायद उसे कुछ राहत मिलने वाली है, अब पुलिस के लिए मंजिल आसान होने लगती है। लेकिन इतना आसान नहीं था। अब पुलिस ने जब जावेद अख्तर ऐसा पूछा जाता है कि यह बॉक्स तुम कहाँ, कब, कहाँ, तो उसने कहा कि साहब मैं यूएई यानी कि शाहजहाँ में नौकरी किया करता था, लेकिन 2017 दिसंबर का महीना था, वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना सामान पैक करने के बाद उस कोरियर कंपनी की मदद लेकर वापस चलता हूँ। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि ये बॉक्स कहाँ पर है, तो वो कहता है कि बॉक्स हमारी नौकरानी लेकर चली गई है। अब जब पुलिस को नौकरानी का एड्रेस मिलता है तो पुलिस उस नौकरानी के घर पर जाया जाता है। अब पुलिस घर पे जाती है तो नौकरानी कहती है कि साहब मैंने तो सिर्फ 3 बॉक्स लिए थे और तीनों के 3 बॉक्स मेरे घर पर रखे हुए हैं। अब पुलिस वाले खुद परेशान हो जाते हैं कि तीनों बॉक्स उसने लिए हैं, तीनों के तीनों बॉक्स उसके पास है, तो फिर वो वाला बॉक्स वहाँ कैसे पहुँचा दिल्ली में। बात अलीगढ़ में हो रही है और जो बॉक्स है वो दिल्ली के इलाकों में मिल जाता है, सरिता विहार कॉलोनी के आसपास, थाने के आसपास। अब इसके बाद फिर से जावेद अख्तर के पास पहुंचती है और जावेद अख्तर से जब सख्ती से बात करने लगती है तो जावेद अख्तर कहता है कि साहब हाँ, मुझे याद आ रहा है, मेरा एक और घर है दिल्ली में के शाहीन बाग में, मेरा एक फ्लैट है और फ्लैट में हाँ मैं एक बॉक्स लेके गए थे, वो बॉक्स वहीं पर रखा हुआ था। जैसे ही इस तरह की बात आती है तो पुलिस वाले उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी में बिठाने के बाद सीधा दिल्ली उसको जो शाहीन बाग के जहाँ उसका फ्लैट होता है उस फ्लैट पर लेके आते हैं। और फ्लैट पे लाने के बाद क्या देखते हैं, उस फ्लैट पे ताला लगा हुआ है। वो एकदम कहता है कि साहब ये फ्लैट तो मैंने किराए पे दे रखा है। जब बात किराए पे देने वाली बात आती है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने वहाँ क्यों नहीं बताया, कि साहब आपने सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे तो मैं कैसे बताता। अब ऐसी स्थिति में पुलिस वाले उसे दरवाजे के पीछे जो भी व्यक्ति था, यानी कि वहाँ पर किराएदार रहता था और किराएदार का नाम होता है साजिद अली अंसारी, जो कि बिहार के चंपारण का रहने वाला होता है, पेशे से इंजीनियर होता है। उसकी उम्र लगभग 26 के आसपास होती है। जब उसके बारे में पूछा जाता है, चाबी के बारे में पूछा जाता है, तो अक्सर कई बार जब घर का यहाँ के लोग ताला लगा के जाते हैं या फिर कोई मकान किसी को किराए पे दिया जाता है तो चाबी नीचे धोबी जो प्रेस करने वाला होता है उस प्रेस करने वाले पास रखी जाती है।
उसने कहा चाबी मेरे पास रखी हुई है, लेकिन 22 जून 2018 को वो रूम की चाबी देकर चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ यहाँ से दूर जा रहा हूँ, कहीं अलग जा रहा हूँ। अब उस प्रेस वाले ने यह साजिद से पूछने की कोशिश की तो साजिद ने कहा है कि अब नई जगह है, नया ठिकाना है, पता नहीं कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, फ़िलहाल तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए और मुश्किलें बढ़ जाती है कि साजिद एक ऐसा सस्पेक्ट था जो पुलिस की मदद कर सकता था, लेकिन साजिद का कोई नंबर नहीं, उसकी कोई पहचान नहीं, उसका कोई मोबाइल नंबर नहीं। आखिरकार करे तो पुलिस क्या करे। पुलिस ने इस शाहीन बाग के जितने के आसपास के एरिया थे जो पुलिस के मुखबिर थे, उन मुखबिर को पुलिस ने अलर्ट कर दिया। और जैसे ही पुलिस ने इन मुखबिर को अलर्ट करती है तो उसके बाद पुलिस को थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन तारीख है 25 जून 2018, सुबह सुबह का वक्त होता है। पुलिस के पास सूचना पहुंचती है कि साहब जिसको आप तलाश कर रहे हैं वह तो नहीं है, लेकिन उसका भाई है, भाई का नाम है हसमत, और जो हसमत अंसारी है दरअसल एक कंपनी में काम करता है। इस कंपनी में वो एक NGO में काम करता है, एजेंट के रूप में काम करता है। आपको उसके पास जाना चाहिए, वो अपने भाई साजिद का एड्रेस दे देगा, पता दे देगा। और जब इस तरह की बात आती है तो इस तरह की बात आने के बाद पुलिस वाले सीधा हसमत के घर पहुंचते हैं और घर का जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया जाता है मुखबिर भी पुलिस के साथ होता है। अब ऐसी स्थिति में देखा क्या जाता है कि सामने दरवाज़ा खोलता है वो कोई और नहीं बल्कि साजिद अली अंसारी ही दरवाज़ा खोलती है। पुलिस ने तुरंत उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उससे कहा कि जो भी हम पूछेंगे सही सही अगर तुम जवाब दोगे तो ठीक है, अगर तुमने इधर उधर की बातें करने की कोशिश की तो पुलिस पहले से ही परेशान हो चुकी है, तुम्हें सख्ती से पेश आएगी। पुलिस ने उसे बिठाया। बिठाने के बाद उससे बातचीत करना शुरू कर दिया और बातचीत करने के बाद उसने सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि तुमने कमरा अचानक से क्यों छोड़ा। वो कहता है कि साहब वहाँ तो मुझे छोड़ना ही था, यह तो एक इत्तेफाक हो गया है कि आप मुझे ढूंढते हुए चले आए। उसने कहा कि जो भी बात है सही सही बताओ। तो जब वो बात थी सही सही बताने वाली बात आती है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। तो वो कहता है कि साहब मेरी पत्नी है, 2 बच्चियां हैं, एक बेटी लगभग 1.5 साल के आसपास की है, एक बेटी 2.5 साल के आसपास की है। जब पुलिस वाले ने उससे बातचीत की तो कहा तुम्हारी पत्नी कहाँ है। तो वो कहता है पत्नी सामने नहीं ला सका, और पत्नी को सामने नहीं ला सका तो यहीं से उसकी कहानी शुरू हो जाती है। दरअसल वो बॉक्स के अंदर उसकी पत्नी ही पैक थी 7 टुकड़ों में। उनसे पूछा जाता है कब क्या कैसे तुम। उसने कहानी सुननी शुरू की। वो कहता है कि साहब वो चंपारण में रहता था और ये लड़की बिहार के छपरा में रहती थी। एक दिन अचानक फ़ोन से मिस कॉल लग गई और जैसे ही फ़ोन से मिस कॉल लगती है तब हम दोनों के बीच की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। वो लड़की मनोविज्ञान में ऑनर्स का कोर्स कर रही थी और ग्रेजुएट किया हुआ था, और ये उस वक्त इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था। ये दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। उसने उससे शादी कर ली। ये लड़का गरीब परिवार का था, जो लड़की है वो अमीर परिवार के करोड़पति फैमिली की लड़की है। अब ऐसी स्थिति में उस लड़की ने जब अपने परिवार वालों से बातचीत की तो परिवार वालों ने शादी के लिए तैयार नहीं थे, और साल 2014 में ये दोनों मिलने के बाद फैसला करते हैं शादी कर लेते हैं, और साल 2016 में बिहार से सीधा दिल्ली की तरफ रुख कर लेते हैं और शाहीन बाग में आकर रहना शुरू कर देते हैं। ये वो लगातार नौकरी ढूंढ रहे थे, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, और जैसे तैसे मजदूरी करके ये जो भी छोटा मोटा काम करते थे उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करने की कोशिश कर रहा था। पहली बेटी पैदा होती है, फिर दूसरा बच्चा भी बेटी पैदा होती है। एक तरफ 2 बेटियां पैदा हो जाती है, तभी दिमाग में कहीं ना कहीं टेंशन लगी रहती है। दूसरी तरफ काम नहीं चल रहा है तो घर में खर्च नहीं चल पा रहा है। उधर जो लड़की है जिसका नाम जूही है, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास है, जूही एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। पहले वो अमीरी में जीवन जिया करती थी, उसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ गरीबी में जीवन जी रही थी। तो वो जीवन था उसे परेशान कर रहा था, और इसी बात को देखते हुए दोनों में अक्सर झगड़ा रहता था। झगड़ा कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करता था। पति पत्नी जब झगड़ा बढ़ने लगता था तो पति ने अपने पत्नी से बात करना तो कम कर दिया। एक बार फिर से उसके नंबर पर मिस कॉल लग जाती है, और वो लड़की थी बिहार के चंपारण की रहने वाली। अब उस लड़की से भी बातचीत कर रहा था, साथ ही साथ चैटिंग भी कर रहा था और उसके साथ वीडियो कॉल भी कर रहा था। एक दिन उसकी पत्नी को यह बात पता चल जाती है, यानी कि जूही को जैसे ही पता चलती है साजिश का, से वो फिर झगड़ा करने लगती है। खूब झगड़ा होता है, फसाद होता है, और यह तारीख आ जाती है 20 और 21 जून 2018 की रात। लगभग 10:30 बजे के आसपास के ये बातचीत कर रहे थे, और इसी से
बीच उसकी जो पत्नी जूही ने विरोध किया, दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। वो लड़की चिल्लाने लगती है कि जूही जब चिल्लाने लगती है तो वो उसका गला पकड़ लेता है, उससे कहता है कि चिल्लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और वो तब तक उसका गले को दबा के रखता है, तब तक वो बिल्कुल शांत नहीं हो जाती। जैसे ही जूही का दम घुट जाता है, वो मर जाती है, उसकी सांसें एकदम थम जाती हैं, वो ज़मीन पे पड़ जाती है और बेसुध हो जाती है। उसके बाद फिर उसमें शरीर की कुछ जान नहीं थी। अब ऐसी स्थिति में साजिद एकदम से घबरा जाता है, काँपने लगता है, बैठ जाता है कि करूँ तो करूँ क्या। तभी वो अपने भाई जो कि पास ही वाले रूम में रहता है, उस भाई है जिसका नाम है इश्तियाक, उसके पास जाता है और उसको पूरी कहानी बताता है। भाई कहता है टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चिंता मत करो, एक काम करते हैं, इसको पहले हम बाथरूम की तरफ लेके जाते हैं। यदि हम इतनी बड़ी लाश को कहीं लेकर निकलेंगे तो नज़रों में आएंगे, इसके लिए हम इसको छोटे छोटे हिस्से करने पड़ेंगे। और यह बाथरूम में लेके जाते हैं। पहले शरीर में कुछ कट लगाए जाते हैं ऐसे हिस्सों में जहाँ से जो ब्लड है वह निकल सके और ब्लड बिल्कुल यह शरीर बिल्कुल सूख सके। अब उन्होंने थोड़ा आराम करते हैं और आराम करने के बाद इस बीच में अचानक जो दोनों बच्चियाँ होती हैं वो दोनों बच्चियाँ जाग जाती है, और जैसे ही दोनों लड़कियां जाग जाती है वो रोने लगती है। एक 1.5 साल की बच्ची और एक 2.5 साल की बच्ची खूब ज़ोर ज़ोर से रोती है, चीख रही थी। अब उन दोनों ने किसी तरकीब से बच्चों को शांत किया। शांत करने के बाद इसके बाद फिर से बाथरूम पहुंचते हैं और बाथरूम जाने के बाद उस लाश के लगभग 7 टुकड़े कर देते हैं। अब 7 टुकड़ों को कैसे रखें, कहाँ ना रखें, उनके पास जो भी उस वक्त अवेलेबल सामान था उन सामान को, उन कपड़ों को लपेटते हैं, और लपेटने के बाद फिर उनके पास एक बॉक्स होता है जो रखा हुआ था, जो मकान मालिक का बॉक्स होता है और फ्लैट के मालिक का था। उस बॉक्स को लेके आते हैं, तो जो भी हिस्सा उस बॉक्स में आता है वो इसमें पैक कर देते हैं। बाकी का जो हिस्सा होता है काले रंग के थैला होता है, बाकी का हिस्सा उस काले रंग के बैग में पैक कर देते हैं। उनके पास सिर्फ बाइक थी, और बाइक से वो कैसे कहाँ कैसे ठिकाने लगाए। बच्चे लगातार रो रहे थे, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने याद आता है अपने सबसे बड़े भाई जिसका नाम हस्मत अली अंसारी होता है। हस्मत अली अंसारी के पास जाते हैं और जाने के बाद अभी तक जो भी घर में हुआ वो पूरा का पूरा वाक्य उन्हें सुनाया जाता है। हस्मत अली अंसारी कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा एक दोस्त है जो कि लक्ष्मी नगर में रहता है, उसके पास एक मारुति कार है, मैं जाकर कार लेके आता हूँ। अब वो सीधा वहाँ जाता है, रात में ही कार लेके आता है। कार लाने के बाद जो लाश के टुकड़े थे वो 2 हिस्सों में रखे हुए थे, एक काले रंग के थैले में और एक बॉक्स में। उन्हें गाड़ी के अंदर रखा जाता है। गाड़ी यहाँ से शाहीन बाग दिल्ली से सीधा लेके जाया जाता है सरिता विहार कॉलोनी की तरफ, उसके थाने की तरफ। और वहाँ जाने के बाद जमिया के पास एक हाजी कॉलोनी होती है, वहाँ जाकर उस कूड़े के ढेर में जाकर उस बॉक्स को भी और उस थैले को भी फेंक दिया जाता है। ये सोचकर क्योंकि लड़की के परिवार ने रिश्ता ख़त्म कर दिया है, वो कभी उस लड़की के संपर्क नहीं करते थे। शादी को कई साल हो चुके थे, उसके बावजूद भी उसका फ़ोन नहीं आया। और यही सोच के साजिद अली ने सोचा कि शायद इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, कभी भी इसके घर वाले इसके पास नहीं आएंगे, इससे बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि कत्ल करने वाला चाहे कितने भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती ज़रूर करते हैं, और वो गलती करता है। एक बॉक्स में कोरियर का एड्रेस था, कोरियर कंपनी का, और कोरियर कंपनी में वह एड्रेस था जिसके पास वह कोरियर पहुंचे थे, और उसके पास वह एड्रेस था जहां उसका फ्लैट था, और फ्लैट वाले के पास वो एड्रेस था जिसने कत्ल किया था। और पुलिस ने इस तरह से चेन बनाई, कड़िया को आपस में जोड़ा, और जोड़ने के बाद कातिल तक पहुंच जाती है। जो दोनों बच्चे, उन दोनों बच्चों को चंपारण में किसी रिश्तेदार के सुपुर्द कर दिया जाता है। और साथ ही जो तीनों भाई होते हैं, चाहे उसमें हसरत हो, क्योंकि हसमत ने उस बॉडी को ठिकाने लगवाने में मदद की थी, और इश्तियाक जो था उसने बॉडी को कई हिस्सों में टुकड़े करने में मदद की थी, और जो साजिद अली अंसारी होती है उसने पहले गला घोटा था और फिर बाद में बाकी सारा काम किया। पुलिस ने तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। साल 2018 यह बहुत चर्चित मामला है। यह हत्याकांड न केवल दिल्ली में बल्कि बिहार प्रदेश में बहुत ज़्यादा चर्चाओं का विषय बन जाता है, और इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार जो कत्ल करने वाला है वो इतना शातिर कैसे हो सकता है। काश कि उन्होंने ध्यान अपने खाने कमाने पर लगाया होता, काश अपना ध्यान उसने नौकरी ढूंढने में लगाया होता, कत्ल करने में ना लगाया होता, तो शायद जो बाकी की ज़िंदगी है जो बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, न केवल तीनों भाइयों की बल्कि उन बच्चों की जिसमें कई इस मामले में कसूर नहीं है। 2.5 साल की बच्ची और 1 साल के आसपास का जो बच्ची है, कोई भी अपराध करने वाला ये सोचे कि मैं बच जाऊंगा तो वो किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता। इसलिए अपराध न करें, उसकी रोकथाम करें,
अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है, साजिद को जो ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन चला जाता, अपनी पत्नी से तलाक ले लेता। उससे दूर जाने के बहुत सारे रास्ते वो अपना सकता था। न केवल उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, बल्कि एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अपनी दोनों बेटियों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। साथ ही अपने दोनों सगे भाइयों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जिनकी जो पत्नियां होंगी, उनके जो बच्चे होंगे, उनकी भी ज़िंदगी ख़राब कर दी। उन्होंने समाज में कोई भी इस तरह का सम्मान नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 जनवरी 2026 की रात लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक व्यक्ति जो ऑटो चलाता है, ऑटो यानी कि कुछ सामान लोडर इधर उधर सामान पहुंचाने का काम करता है, उसका नाम जय सिंह पाल होता है। रात 2 बजे ही उसने पुलिस कंट्रोल रूम यानी कि 112 पे फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद पूछा कि क्या मेरी बात पुलिस कंट्रोल रूम में हो रही है। उधर से कहा जाता है हाँ, कि आपकी बात पुलिस कंट्रोल रूम लखनऊ से बात कर रहे हैं, हम आपकी किस तरह से सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। वो आदमी कहता है कि साहब, मुझे सामान उठवाकर यहाँ से दूसरी जगह ले जाने के लिए बुलाया गया था। 400 रुपये मेरा किराया तय हुआ है। मैंने जो सामान देखा, नीला रंग का एक ड्रम है, एक लोहे का बॉक्स है। अजीब तरह की दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है। मैं इनसे पूछता हूँ तो बताने को तैयार नहीं है। दूसरी जगह पर सामान पहुँच जाता है, वहाँ जाकर देखते हैं तो अजीब सा पानी सा निकल रहा है। मैं पूछ रहा हूँ तो ये बताने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आपको पुलिस भेज देनी चाहिए। जैसे ही नीले रंग के ड्रम की बात आती है, लोहे के बक्से की बात सामने आती है और पानी निकलने की बात सामने आती है, उसके बाद पुलिस सक्रिय हो जाती है और संबंधित ज़िले के उन अधिकारियों को फ़ोन करना शुरू कर दिया जाता है कि जितना जल्दी हो सके मौके पर पहुंचिए। उस इलाके में जिस जगह से फ़ोन पहुंचा, उसी इलाके से सीधा जो 112 नंबर की वहां गाड़ियां चलती है वो भी पहुंच जाती है और जो संबंधित थाना पुलिस होती है वह भी मौके पर पहुंच जाती है। ड्राइवर से पूछा जाता है कि क्या बात है। उसने कहा साहब, ये बक्सा है, इसके अंदर से दुर्गंध आ रही है, आप देख लीजिए। अब वहाँ एक महिला और उसके साथ एक बेटा भी है। महिला से उस बेटे से पूछा जाता है कि इस बक्से की चाबी कहाँ है, जिसे हम ताला खोल सके। जैसे बात चाबी ताला खोलने की आती है तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इसकी चाबी नहीं है। फिर पूछा जाता है कि चाबी कहाँ है, इसको लाइए। उन्होंने कहा जी चाबी हमारे पास नहीं है, जिसके पास चाबी है वो मौके पर नहीं है। आखिर पुलिस ने ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद जब देखते क्या है कि उसके अंदर कुछ कोयले हैं, साथ ही मांस के लोथड़े हैं। अब मांस के लोथड़े के बारे में जब पूछा जाता है, फिर माँ और बेटे दोनों कहने लगते हैं कि एक महिला थी जिसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसके लाश टुकड़े किए गए और टुकड़ों को कई दिनों तक जलाने की कोशिश की गई थी। बस इतना था। इतना सुनने के बाद पुलिस के पैरों की ज़मीन खिसक जाती है। साथ ही उस नीले ड्रम की वजह से मेरठ की वो कहानी भी चर्चाओं का विषय बन जाती है, जब एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। ये क्या कहानी है जिससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। नए साल अभी ठीक ठाक शुरू ही हुआ था कि यहाँ पर एक कहानी चर्चाओं का विषय बन जाती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के झांसी के शिपरी बाजार थाना क्षेत्र की है। यहाँ का एक इलाके है नंदपुरा, और नंदपुरा का रहने वाला 64 साल का एक व्यक्ति जिसका नाम राम सिंह परिहार उर्फ ब्रजबान होता है, जो कि रेलवे स्थित रिटायर्ड कर्मचारी होता है। 64 साल के उस व्यक्ति ने अपने बहुत ही खास परिचित को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद पूछा कि क्या पुलिस आई थी या पुलिस है, क्या पुलिस चली गई। उसने इस तरह से कई सवाल पूछे। सामने वाले व्यक्ति ने कहा अभी तक यहाँ कोई पुलिस दिखाई नहीं दे रही है। बात क्या है, कुछ नहीं, बस इतना ही पूछना था। बस उसने अभी कुछ देर पहले फ़ोन ऑन किया और इतना पूछने के बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है और आराम से बैठ जाता है। अभी बैठे हुए मुश्किल से 5 मिनट का समय ही हुआ था कि दरवाजे पे किसी की दस्तक होती है। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी जाती है, दरवाज़ा खटखटाया जाता है। वो व्यक्ति एकदम दरवाजे के पास पहुंच जाता है तो सामने पूरी पुलिस खड़ी हुई थी वर्दी में। जब यह बात देखी जाती है तो वह व्यक्ति एकदम से सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यह तारीख थी 8 जनवरी 2026। और जैसे ही वह व्यक्ति उस पुलिस पकड़ती है, क्योंकि अब पुलिस से भागने की कोशिश करता तो भी शायद उसे पुलिस भागने नहीं देती, उसे गाड़ी में बिठा दिया जाता है। बिठाने के बाद उसे रास्ते में पूछने लगते हैं कि पूरी कहानी क्या है। उसने कहा सर, कहानी तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। मैं तो यहाँ छुपा हुआ था, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तो पुलिस वालों ने एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, बहुत आगे जा चुकी है। उसे बताया गया कि जो तुमने फ़ोन स्विच ऑन किया था, उसके बाद किसी को फ़ोन किया था,
तुम्हारा नंबर सर्विलेंस पर लगा हुआ था। उसके बाद की मदद से हम लोग ढूंढते हुए आसपास के लोगों से मदद मांगते हुए तुम्हारे घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस ने यह वक्त बहुत ही कम लिया। यही पुलिस की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात रही। पूरी कहानी क्या है, जब पूरी कहानी के बारे में बात आती है तो उसने कहा, साहब मेरा नाम राम सिंह परिहार है, वो ब्रजमान, जो कि रेलवे विभाग में चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारी के पद से अब रिटायर्ड हो चुका हूँ। अब ज़िंदगी में आराम कर रहा था, लेकिन अभी जब वो जवान था तब उसकी शादी होती है। उसकी बीवी का नाम गीता परिहार, गीता परिहार से शादी होती है। ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। पहले एक बेटा होता है जिसका नाम शैलेंद्र होता है, शैलेंद्र के बाद फिर एक बेटी होती है, उसके बाद एक और बेटी हो जाती है, 3 बच्चे हो जाते हैं। एक बेटे 2 बेटियों के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन गीता परिहार बस जब देखो तब चक्कर पकड़ करती रहती थी। आए दिन रोज़ झगड़ा होता था। अब घर में मन कम लगता था तो सीधे घर से बाहर ही मन लगता था। कुछ दिन अपनी ज़िंदगी चलाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। एक दिन एक गीता नाम की महिला से मुलाकात हो जाती है, गीता रायकवार से मुलाकात होती है। उससे जब बातचीत होती है तो उसको कहने लगती है कि तुम्हारा नाम भी गीता है और मेरी पत्नी का नाम भी गीता है। यह बात सुनने के बाद दोनों खुश हो जाते हैं। उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी का नाम गीता है तो तुम क्या अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते? उसने कहा, प्यार करूँ, मेरी पत्नी है, ये मेरे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करती रहती है। गीता रायकवार कहती है कि मेरे घर में जो मेरा पति है जिसका नाम उदय रायबाल है, जो कि मेरे उई का रहने वाला है, वो मुझसे रोज़ झगड़ा करता है, रोज़ फसाद करता है। मेरा तो कभी कभी मन करता है कि मैं बिल्कुल पूरी तरह उसे छोड़ ही दूँ। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम मनीष है, गीता रायकवार का। और इसके बाद उन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। तब बातचीत का सिलसिला प्यार मोहब्बत में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। अब वह पति पत्नी को छोड़ के आए थे, इधर गीता रायकवार ने अपने पति उदय रायकवार को छोड़ा दिया। अब यह दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे, एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। प्यार मोहब्बत का खेल अब शुरू हो जाता है। उनके बाद फिर एक बेटा पैदा होता है। उस बेटे का नाम रखा जाता है नितिन परिहार। नितिन परिहार के साथ ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था और साल दर साल ऐसे ही गुजरने लगते हैं। अब करीब 10 साल पुरानी ये बात है। अगर अब से 10 साल यानी कि 2015 या 16 के आसपास की बात रही होगी। उस वक्त यह चतुर्थ कर्मचारी था ही। एक बड़े अधिकारी, जो रेलवे के अधिकारी होते हैं, उसके एक बंगले पर एक व्यक्ति राम सिंह की ड्यूटी हुआ करती थी। वहाँ पर अपने देखभाल किया करता था, सब कुछ किया करता था। इसी घर में प्रीति सिंह नाम की एक महिला आया करती थी, जो कि उम्र में 27 साल छोटी रहती है। वो यहाँ आती थी, साफ़ सफाई किया करती थी, खाना बनाया करती थी। कब यह राम सिंह उससे देखकर एकदम से लट्टू हो जाता था, ये पता ही नहीं चलता। 27 साल छोटी होने के बावजूद भी, उसको अपनी 2 बेटियां होने के बावजूद भी, उसको पहली पत्नी और एक बेटा होने के बावजूद भी, दूसरी पत्नी से बेटा, एक खुद का उसका बेटा, इतने सारे बच्चे होने के बावजूद भी 27 साल छोटी महिला से, प्रीति सिंह से इसके लगाव हो जाता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में मोहब्बत में पीके पड़ने लगते हैं। जबकि वो खुद शादीशुदा होती है प्रीति सिंह। उसके पति का नाम राजकुमार होता है। राजकुमार में मन कम लगता था। अब यह रेलवे का चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, उससे मन लगने लगता है। अब यह दोनों धीरे धीरे करके नज़दीकी आने लगते हैं। वक्त आगे बढ़ रहा था और धीरे धीरे करके जब वक्त आगे बढ़ता है, साल 2021 के आसपास की बात है, ये रेलवे कर्मचारी अपनी ड्यूटी से रिटायर हो जाता है। और जैसे ही रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद आखिरकार इसको जो कुछ पैसे मिलते थे, क्योंकि जब प्रीति सिंह इसकी ज़िंदगी में आई थी तो प्रीति सिंह पर खूब पैसे खर्च करने लगता था। लेकिन रिटायर होने के बाद इसने अपनी दूसरी पत्नी को कुछ नहीं दिया, लेकिन 1 लाख के आसपास प्रीति सिंह पर इसने उड़ा दिए। उसका वह बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। पहली पत्नी से मिलना भी बंद कर दिया, दूसरी पत्नी से भी मिलना बंद कर दिया। अब मिलता था तो सिर्फ प्रीति सिंह से मिलता था। रिटायर होने के बाद प्रीति सिंह की डिमांडें लगातार बढ़ती चली गई। अब प्रीति सिंह ने कहा कि मुझे कुछ ज्वेलरी बनानी है। ज्वेलरी बनाने के लिए उसने लगभग 5 लाख रुपए के आसपास खर्च कर दिए। और वक्त आगे बढ़ता तो उसने कहा, अभी मुझे 2 लाख की और ज़रूरत है, मुझे 2 लाख रुपये चाहिए। उसने कहा, इतने सारे पैसे तुम पर खर्च कर चुका हूँ, महीने के महीने जितने भी पेंशन आती है वो सब तुम पर खर्च कर रहा हूँ, उसके बावजूद मैं 2 लाख कहाँ से ला दूँ? उसने कहा, पैसा तुम्हें देना ही पड़ेगा। अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो देख लेना, किसी दिन पुलिस में पहुंच जाऊंगी, जाकर बता दूंगी मुझसे 27 साल बड़े व्यक्ति ने शारीरिक संबंध बनाए हैं, मेरे साथ इतने गलत काम किए हैं। यह बात सुनने के बाद वो व्यक्ति डर जाया करता था और वो कहती थी कि तुम्हारी 2 पत्नियां हैं, इसके बावजूद भी तुम मुझसे इस तरह के काम करवाते हो। जब इस तरह की बात थी, उसने अपनी दूसरी पत्नी से कहा कि प्रीति सिंह मुझे रोज़ परेशान करती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। प्रीति सिंह के बारे में जब उसने अपनी दूसरी पत्नी को बताया तो दूसरी पत्नी इसलिए इस बात को सुनकर खुश हो जाती है। उसने कहा कि यह अच्छी बात है, जो रास्ते का कांटा है वो पूरी तरह से निकल रहा है।
उसने, और वो चिढ़ती थी क्योंकि जैसे ही प्रीति सिंह को अपनी ज़िंदगी में लेके आता है तो दूसरी पत्नी की इज्जत थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती चली जा रही थी। वो चाहती थी कि इससे रास्ते से हटा देते हैं और यहीं से प्लान होता है उसके मर्डर का। जब उसने कहा है कि तुम चाहो तो उसे रास्ते से हटा सकते हो, इसके लिए जो भी मेरी मदद चाहिए मैं बिल्कुल तुम्हारी पूरी तरीके से मदद करूँगी। आखिरकार वह जो मौका पाता है और मौका पाने के बाद जनवरी 2026 के शुरुआती दिनों की बात है, तो उसने जाकर एक सिपरी बाज़ार थाना क्षेत्र में एक ITI एक जगह है वहाँ पर एक ब्रह्मनगर है। ब्रह्मनगर में अभी आबादी वहाँ पूरी तरीके से नहीं है, दूर दूर मकान है। वहाँ पर एक खाली पड़ा हुआ मकान था, उसका मकान जाकर कहते हैं कि साहब मुझे किराए पर आपका घर चाहिए। अभी जनवरी प्रथम सप्ताह 2026 की बात है। उसे घर मिल जाता है और मिलने के बाद उसमें अपना सामान रख देते हैं। अब प्रीति सिंह से कहता है कि प्रीति सिंह अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए, तुम्हें कुछ मदद चाहिए, मैं यहाँ रहता हूँ। वैसे भी ये दोनों एक दूसरे से लिव इन में रहते थे, लेकिन इसी बीच में जो नया ठिकाने की जगह बनाई तो वहाँ पहुँच जाती है। जब वह जाती है, तारीख थी 8 जनवरी 2026। वहाँ जाने के बाद लगभग शाम के आसपास का समय हो रहा था। इसी बीच में पहले वह शराब पीता है, वह आराम से बैठे हुए घर में कुछ काम कर रही थी और मौका पाते ही कुल्हाड़ी लेकर आता है। और जैसे ही कुल्हाड़ी लेकर आता है तो उसने उसकी पीठ पीछे यानी सिर के पीठ की तरफ था और वहीं से पूरी ताकत से उसके सर में एक कुल्हाड़ी मार देता है। और जैसे ही कुल्हाड़ी लगती है तो सर में लगने के बाद प्रीति ज़मीन पर गिर जाती है और उसका बहुत सारा ब्लड बहने लगता है। आखिरकार कुछ ही देर बाद उसने अपना दम तोड़ दिया क्योंकि सर में जो चोट लगी थी वो बहुत गंभीर चोट थी। आखिरकार उसकी लाश को खींचकर वो कमरे की तरफ लाता है। कमरे की तरफ लाने के बाद जहाँ पर वो हत्या की गई थी वहाँ बहुत सारा ब्लड हो चुका था। उसने उस ब्लड को पूरी तरीके से साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद अब घर में बैठ गया। अब वो सोचने लगा कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाऊँ। तभी वो मौका पाता है और मौका पाने के बाद सीधा बाज़ार जाता है। बाज़ार जाने के बाद एक नीले रंग का ड्रम लेके आता है और नीले रंग के ड्रम को लाने के बाद घर में रख देता है। घर में रखने के बाद आखिरकार उसने उस महिला को जब ड्रम के अंदर फिट करने की कोशिश की तो पता चलता है कि महिला की साइज़ थोड़ी बड़ी है और ड्रम का साइज़ थोड़ा छोटा है, यानी कि उसके अंदर फिट नहीं हो पा रही है। अब वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। 2 दिन तक वो लाश को घर के अंदर ही रखी रहती है। हालांकि सर्दी का समय था, इतनी जल्दी लाश ख़राब नहीं हो सकती, लेकिन उसको ठिकाने कैसे लगाए तुरंत ही, यानी कि ये 2 दिन बाद 10 जनवरी 2026 को वो मुक्तिजाम जाता है और अपने नाम से एक 1.5 क्विंटल लकड़ी खरीद के रसीद कटवा के लाता है और 1.5 क्विंटल लकड़ी लेकर सीधा घर पर पहुंचता है जो सिपरी बाज़ार थाना क्षेत्र के बहमार इलाके में रहता है। वहां आने के बाद लकड़ी को लाता है, लेकिन अब उसको आगे क्या प्रोसेस करे तभी वो अपने बेटे को फ़ोन करता है, जो दूसरी बहू या दूसरी पत्नी का जो बेटा है जिसका नाम नितिन परिहार है। उसे कहता है बेटा मुझे एक बड़े संदूक की बॉक्स की ज़रूरत है, क्या तुम ला सकते हो। बेटा प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। उसने कहा पिताजी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको लाकर देता हूँ। आखिरकार वो उसे बड़े बॉक्स लेकर आता है, लेकिन उसको घर के अंदर प्रवेश ही नहीं करने देता। वो कहता है ठीक है तुम यहीं रखवा दो, उसको मैं बाहर अंदर ले लूँगा, और उसको वो बाहर भेज देता है। अब उसने उस बक्से को घर के अंदर लेके आता है अकेले ही खींचता हुआ, और बाद में कुल्हाड़ी का दोबारा इस्तेमाल करके लाश के टुकड़े करता है। ठीक ठाक टुकड़े करने के बाद अब बॉक्स के अंदर रख देता है। बॉक्स के रखने के बाद कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, अब टुकड़े छोटे हो चुके थे। वो जो लकड़ियाँ लेके आया था उन लकड़ियों का इस्तेमाल वो रात के करीबन 1:30 से 2 बजे के बीच किया करता था, जब पूरा इलाका ठंड में सो जाया करता था, अपने कमरों में छुपा रहता था। इस बीच में वो आग लगाया करता था और धीरे धीरे उन लाशों के कपड़े में लपेटने के बाद जो टुकड़े थे उनके और साथ ही उनके जो भी कुछ ये लपेटने के बाद धीरे धीरे करके उन्हें जलाना शुरू कर देता है। इसने 10 से 11 तारीख तक सिस्टम शुरू किया और 16 तारीख तक उसने लाश को लगभग जला ही चुका था, ख़त्म कर ही चुका था। लेकिन अब लकड़ियाँ यानी कि उसके पास जो सारी चीज़ें थी, हालांकि उस बीच थोड़ी दुर्गंध जब आने लगती है तो आसपास के लोग पूछ रहे थे कि आपके घर की तरफ से दुर्गंध आती है। तो उसने कहा कि भाई साहब दुर्गंध इसलिए आती है क्योंकि मैं अपने घर में रात को जो है आग लगाता हूँ, तापता हूँ, तो उसमें कुछ कूड़ा जल गया था, उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। उसने यह झुठलाने की कोशिश की। तभी उसने अपनी दूसरी पत्नी को फ़ोन किया। उसने कहा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो अपने बेटे से कहती है कि हाँ तेरे पिताजी तुझे बुला रहे हैं, तुझे जाना चाहिए। और ये तारीख थी 17 जनवरी 2026। आखिरकार वो लड़का एक ऑटो वाले से बात करता है जो लोडर होता है, लेकिन ऑटो वाले ने उससे पीछे इससे ऐसा बनाया कि जिसमें सामान रखे, सामान इधर से उधर पहुंचा सके। तो जय सिंह पागल होता है, उसने जाकर कहता है कि भाई साहब आपकी मदद की ज़रूरत है, हमें कुछ सामान मंगाना है और सामान आपके
या इधर शहर गेट के पास चुल्ली वाली गली है, वहाँ पर लाके आना है, आप हमारी मदद कीजिए। उसने कहा भाई साहब आपको पता है रात के 12:30 बजे हैं कि आसपास का वक्त हो रहा है, इतनी रात में कैसे। तो नितिन ने उस जय सिंह पाल के सामने हाथ जोड़ते हुए रिक्वेस्ट करते हुए उसने कहा बस हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, पिताजी थोड़े सा सामान है, बूढ़े हैं, वो परेशान हो जाएंगे, रात कैसे कटेगी। इस तरह से कुछ बहाने बना लिए उसने जय सिंह के पास। उसे जब कहता है तो वो अपने लोडर लेके वहाँ पहुँच जाता है, साथ में 4 व्यक्ति और लेके आता है ताकि मदद हो सके, क्योंकि वो जो बक्सा है लोहे का वो भारी हो चुका है, उसमें वैसे लकड़ियों की ये सब चीज़ें वहाँ कोई भी सबूत नहीं रखना चाहता था, और जितना भी सामान था वो उसके अंदर रख लिया। अब 4 लोग उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनसे उठ नहीं रहा था। उसने जब ड्राइवर ने पूछा कि इसके अंदर ऐसा क्या सामान है और वैसे भी दुर्गंध सी आ रही है, क्या बात है, तो उन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाने की कोशिश शुरू कर दी। सामान घर का था, वो सड़ चुका है, इसके वजह से दुर्गंध आ रही है। कोई बात नहीं, राम सिंह बिल्कुल साथ में सारा सामान रख लिया। यहाँ से सीधा शहर गेट के पास चिरू वाली गली है उसकी तरफ जा रहे थे। जाते जाते वो राम सिंह डरा हुआ था, घबराया हुआ था। उससे पता था कि कहीं ऐसा ना हो, ड्राइवर को शक हो चुका है, और जैसे ही ड्राइवर को कोई नीयत बदली हुई थी, गुस्से में था, तो तभी राम सिंह वहाँ से किनारे कट जाता है और चुपचाप निकल जाता है। यह गली में पहुँचते हैं। इससे पहले गली में जाते उसने रास्ते में चलते चलते पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करके पूरी कहानी बताई कि सर मुझे कुछ डाउट लग रहा है, आपको आना चाहिए। नज़दीकी पुलिस स्टेशन 112 नंबर की टीम सभी मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर आने के बाद जब उस बॉक्स को खुलवाया जाता है तो उसके अंदर कोयले निकलते हैं, उसके अंदर लाश के टुकड़े निकलते हैं जो एकदम सड़ी गली हालत में थे। हालत बुरी थी, उन्होंने देख कर लगा रहा था कि इन्हें जलाया गया है। अब उनके बारे में पूछा जाता है तो प्रीति सिंह की लाश थी। आखिरकार माँ और बेटा वो साथ में ही होते हैं लोडर में, तो वो पुलिस ने हाथों हाथ पकड़ लेती है। गीता रायबल और उनके बेटा नितिन कुरियार उसको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद अब इन राम सिंह की तलाश करने की कोशिश की जा रही थी, तो राम सिंह की पहली पत्नी के पास पहुंचते हैं तो वहाँ नहीं मिलता। उसके बेटे के पास पहुंचते हैं, वहाँ नहीं मिलता। बेटे की जो शादी हो चुकी है वहाँ जाते हैं उनके ससुराल में, तो वहाँ भी नहीं मिलता। उनकी 2 बेटियाँ हैं, दोनों बेटियों के ससुराल में जाती है पुलिस, वहाँ भी नहीं मिलता। अब जहाँ भी रिश्तेदार आसपास के लोग हैं हर जगह संपर्क साधने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो हाथ नहीं लगता। आखिर इस बीच उसका फ़ोन ऑन हो जाता है, और जैसे ही फ़ोन ऑन होता है तो उसके अपनी पहली पत्नी के खास परिचित थे, उनके फ़ोन करके पूछा यहाँ पर पुलिस आई थी, और जैसे ही यह बात पूछता है उसके बाद कहता है कि यहाँ तो पुलिस नहीं आई है। वो फ़ोन स्विच ऑफ करके आराम से बैठ जाता है। जिस टावर से उसके लोकेशन और नेटवर्क आए थे उस टावर पर पुलिस ने यह संपर्क किया, और उसके आसपास के जितने भी इलाके में लोग रह रहे थे पुलिस ने एक भारी टीम के साथ वहाँ जाती है। उसका फ़ोटो दिखाया जाता है कि राम सिंह को जानते पहचानते हो, तो हाँ यह तो इसी घर में रह रहा है, इस घर में मिल जाएगा जो वहाँ छुपा हुआ था। पुलिस जाती है, उसे गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद पूरी कहानी लोगों के सामने आती है कि आखिरकार उसने पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी से वो लिव इन में रह रहा था। और उसके बारे में जब और पता करने की कोशिश की तो चरित्र के बारे में पता चला कि वो कभी भी महिला के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहता था। जिस महिला को देखता उसके प्रति प्यार में लट्टू हो जाया करता था, उसके साथ वो गलत स्थिति में आया करता था। अब जब वह रेलवे में नौकरी कर रहा था तब शिकायतें आती थी कि महिला के साथ वो अपराधी व्यवहार करता है, उनसे छेड़छाड़ करता है। उनसे सोचा होगा कि ये कत्ल करेगा और किसी को कभी भी पता नहीं चलेगा, लेकिन वो भागने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ इतना सन चुके थे पूरे कत्ले के में। यहाँ पर पुलिस को बहुत सारे मौके पर सबूत मिले। वो शायद कभी सलाखों के बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसने जो कांड किया है और न केवल खुद फंसा है बल्कि अपनी दूसरी पत्नी को भी फंसा दिया और अपने बेटे को भी फंसा दिया, जिसमें उसका कोई रोल नहीं था। तो दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे कल किसी नई कहानी। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक नई कहानी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक महिला की शादी को लगभग 15 साल के आसपास का वक्त बीत जाता है। इस बीच में उनको एक बेटी पैदा होती है और एक बेटा भी पैदा होता है। जो पति है वो अच्छा खासा किसान है, बड़ी खेतीबाड़ी होती है, सब कुछ उसकी ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन उसकी सांस बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। सांस को जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि सांस को एक गंभीर कैंसर की बीमारी है। हालांकि सांस के इलाज के लिए उपचार के लिए तमाम कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन जब साल 2022 आता है, साल 2022 में उसकी सांस मर जाती है। और सांस के मरने के बाद फिर जो पति पत्नी के बीच में विवाद होना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू कर देते हैं। और ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि पति और पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते हैं, आपस में बातचीत करना भी पसंद नहीं करते। एक ही घर के अंदर रहते हैं
एक बेटा है, एक बेटी है। बच्ची लगभग 8 साल के आसपास की है और बेटा लगभग 7 साल के आसपास का है। पति और पत्नी आपस में बोलने को भी तैयार नहीं है। अब ऐसी स्थिति में उस महिला ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, अपने वक्त को बिताने के लिए इंस्टाग्राम पे एक आईडी बना लेती है और इंस्टाग्राम पर आईडी बनाने के बाद वहाँ पर जो रील्स होती है उनके पन्ने पलटना शुरू कर देती है। घंटे घंटे ऐसे ही बीत जाया करते थे। एक दिन उसके पास मर्चेंट नेवी के एक ऑफिसर की रिक्वेस्ट आती है। उस रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद यहाँ से इन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब वो महिला को अपने बारे में बताता था कि उसकी पोस्टिंग कहाँ है, कहाँ के खूबसूरत दृश्य हैं, वो कई बार फ़ोटो उसे दिखाकर कभी इस तरह के वो अपने काम करता था और वो महिला से बातचीत करता था। दोनों ने मिलने का फैसला किया। अब जब बात मिलने की आती है तो मर्चेंट नेवी अफसर ने मुलाकात करने से पहले एक वादा कर लिया। जब मिलेंगे ऐसे मिलेंगे जैसे पति और पत्नी मिलते हैं, बातचीत करते हैं। जब इस तरह की बात आती है तो महिला ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम जब चाहो तब आ जाना। वो कहता है कि जब मेरी छुट्टी होगी तब मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। जब वह छुट्टियों पर आता है तो उस महिला से मिलने की बात करता है और महिला की मिलने की बात करने के बाद जब मुलाकात होती है तो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद वे यहाँ से अब जो होने वाला था न उन दोनों ने कल्पना की थी और न किसी और ने कल्पना की थी। इसी बीच में एक कत्ल हो जाता है और कत्ल की गुंज जब सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि झूठ की बुनियाद पर जो रिश्ता रखा हुआ था वो रिश्ता एकदम से ढह जाता है और जो कत्ल हुआ था उस कत्ल के बाद कई जिंदगियां बर्बादी की ओर चली जाती है। उत्तर प्रदेश के बागपत की सिटी कोतवाली का गांव लगता है नौरोजपुर और नौरोजपुर की रहने वाली रचना नाम की एक महिला होती है। इसने अपने देवर जी के रहते हैं राजस्थान के झुंझुनू में, जिनका नाम नवीन, पेशे से वो एक शिक्षक होते हैं। वो फ़ोन करती हैं 13 जून 2026 की सुबह 3:30 के आसपास और फ़ोन करके वो थोड़ा सा घबराई हुई थी, परेशान थी। घबराते हुए वो कहती है कि देवर, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारे भैया जो हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस रात में उन्हें कहाँ लेकर जाऊं। तब इस तरह की बात आती है तो नवीन कहता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो पड़ोसी है मेमपाल, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तुरंत ही मेमपाल को फ़ोन करते हैं और मेमपाल को फ़ोन करने के बाद कहते हैं कि जो भैया हैं सचिन, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक काम करो, घर चले जाओ और घर जाने के बाद भैया को किसी हॉस्पिटल में दिखाओ। पैसों की किसी भी तरह की कोई टेंशन मत लेना, चिंता मत करना। जहाँ अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हो वहाँ दिखा देना और मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। जब नवीन ने अपने पड़ोसी मेमपाल से यह बात की, मेमपाल सीधे घर पहुँचता है और घर जाने के बाद आसपास के 1-2 लोगों को इकट्ठा करता है और सीधा जाने के बाद सचिन को गाड़ी में रखता है और यहाँ से गाड़ी में रखने के बाद सीधा एक आस्था हॉस्पिटल होता है, आस्था हॉस्पिटल में लेके जाता है और वहाँ डॉक्टर को दिखाता है। वहाँ डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आता तो डॉक्टर कहते हैं इसे मेडिसिटी में लेके चले जाइए, वहाँ दिखा दीजिए, हमारे कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो अब सचिन सीधा मेडिसिटी हॉस्पिटल लेके जाता है और जब डॉक्टर ने देखना शुरू किया तो डॉक्टर कहते हैं कि ये मर चुका है, इनकी मौत हो चुकी है। जब इस तरह की बात आती है तो डेड बॉडी को लेकर सीधा घर पहुँच जाते हैं। घर आने के बाद फिर रिश्तेदार इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो जाती है और जैसे ही अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी तो इसी बीच कुछ लोग जब घर में आते हैं तो सभी की जुबानी पर एक ही सवाल था कि आखिरकार सचिन कल तक तो बिल्कुल ठीक ठाक था, आखिर इसे क्या हुआ है कि अचानक से इसकी तबीयत बिगड़ी और वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर वह कहती है कि उनकी पत्नी की कल खेत में गए थे, वहाँ पर कीटनाशक जो था वो फसलों में छिड़का था और जैसे ही घर पे आते हैं तब से वो लगातार एक ही बात कर रहे हैं कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे बहुत बड़ी बेचैनी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। इस तरह की शिकायत वो करते हैं। जब उनकी ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लगी तब उन्होंने अपने देवर नवीन को फ़ोन करके पूरी कहानी बताई। अब जब घर वालों, परिवार वाले, रिश्तेदार जब उनकी बॉडी जो है उनके अंतिम संस्कार के लिए तैयारी कर रहे थे, हाँ, अर्थी को शमशान की तरफ ले जाने की तैयारी कर रहे थे, इसी बीच में एक व्यक्ति की नज़र पड़ जाती है सीने पर और एक व्यक्ति की नज़र पड़ जाती है गले पर। गले पर अजीब सा निशान हो रहा था और सीने पर भी निशान हो रहा था। तभी गांव के लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि कानों ही कानों में बात हो जाती है, बहुत तेज़ी के साथ फैल जाती है। गांव के लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं और बातचीत करने के दौरान कहते हैं कि कोई सामान्य मौत नहीं है, इसलिए इस मामले में पोस्टमार्टम होना ही चाहिए। जब बात पोस्टमार्टम की आती है तो फिर पोस्टमार्टम के लिए अधिकांश लोग जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। तभी 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन किया जाता है और जैसे ही पुलिस के पास यह सूचना मिलती है
पुलिस मौके पर आती है, बॉडी को कब्जे में लिया जाता है और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है। डॉक्टरों की निगरानी में जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चलता है कि सचिन की जो मौत है वह किसी कीटनाशक की वजह से नहीं, बल्कि उनका गला दबाया गया है, उनका दम घोटा गया है और दम घोटने की वजह से उनकी मौत हुई है। यानी कि उनकी मौत नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है। अब पुलिस के लिए ये एक बड़ा सवाल था कि हत्या क्यों हुई, किसने की, हत्या के पीछे का कारण क्या था। पुलिस ने जब उनकी पत्नी रचना से बात करना शुरू किया, रचना से पूछा रचना क्या बात है, तो रचना वही पुरानी बात कहा कि कीटनाशक की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई थी, खेत में जो कीटनाशक छिड़का था उनकी वजह से ये परेशान थे और रात में जब इनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है तब मैं इन्हें डॉक्टर को दिखाने लेके जाते हैं, तब इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है। अब ऐसी स्थिति में डॉक्टर लोगों ने पुलिस वालों से बातचीत की और पुलिस की डॉक्टर से बातचीत होती है, रचना से भी बातचीत होती है। इसी बीच में पुलिस की नज़र पड़ जाती है पड़ोसियों के घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे पर और जब सीसीटीवी कैमरे पर नज़र पड़ती है तो सीसीटीवी कैमरे पर देखा जाता है, उसको सर्च किया जाता है कि आखिरकार कोई उसमें सीरियस बात तो नहीं है, कुछ अलग चीज़ तो नहीं है। तो पता चलता है कि 12 जून 2026 की रात 10:30 पर एक व्यक्ति घर पर आता है और वह व्यक्ति 3/27 जो कि अगले दिन की तारीख आती है, यानी कि 13 की सुबह की बात है, सुबह 3:30 बजे के आसपास वो वापस निकल जाता है। इस व्यक्ति के बारे में जब आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि ये सचिन के घर की तरफ ये व्यक्ति जा रहा है, ये कौन है ये आदमी, तो ज़्यादातर लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं। बस एक ही शख्स था, यानी कि वो रचना। पुलिस ने जब रचना को रिमांड पर लिया, सख्ती से उससे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद उससे पूछा कि आखिरकार यह व्यक्ति कौन है जो तुम्हारे घर में आया। पुलिस की शक्ति के सामने रचना ज़्यादा देर टिक नहीं पाई और जो भी उसके पास था उसने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। वो बताती है कि साहब कि मेरे 15 साल पहले शादी हुई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, एक बेटी पैदा होती है और एक बेटा पैदा होता है। बेटी फ़िलहाल 8 साल की है और बेटा 7 साल का है। इस बीच में उनकी सास बीमार हो जाती है। साल 2022 में सास कैंसर से मौत हो जाती है। तो पति और पत्नी के बीच अक्सर विवाद रहता था, झगड़ा इस कदर रहता था कि दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे। पत्नी ने खाना बना दिया, पति आता था, चुपचाप खाता था और एक दूसरे के साथ वो पति पत्नी जैसे रिश्ते में भी नहीं थे। कई कई महीने हो जाया करते थे जब वो एक दूसरे से मिला करते थे, एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। और इसी बीच जो महिला होती है, अगस्त 2025 के आसपास की बात है, इसने इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई। इंस्टाग्राम पे आईडी बनाने के बाद वहाँ पर एक रील देखा करती थी और जो मैसेज आते थे उनका भी जवाब दिया करती थी। इसी बीच में उनकी मुलाकात हो जाती है एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम है सोनू। सोनू ने खुद को प्रेजेंट किया कि वो मर्चेंट नेवी का ऑफिसर है और उसकी जो पोस्टिंग चल रही है वो दूर चल रही है, लेकिन अपने गांव के पास ही फासले पर ही उसका गांव है। गांव का नाम है रणछाड़, जो कि बागपत ज़िले के अंदर ही है। अब जैसे ही रचना ये बात सुनती है, रचना बहुत खुश होती है। दोनों आपस में बातचीत करते करते फैसला करते हैं क्यों ना मुलाकात करें। मुलाकात करने वाली बात आती है, मुलाकात हो जाती है। उसके बाद फिर जो इसकी पति होता है सचिन को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि इसकी पत्नी का किसी न किसी से अफेयर चल रहा है। उसने यह बात पर एतराज़ जताना शुरू किया। उधर मर्चेंट नेवी के अफसर ने रचना की दोस्ती हो जाती है, प्यार में बदल जाती है। मुलाकात करने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन पति को लगता था कि पत्नी को पता चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उस अफसर ने कहा कि तुम्हें एक काम करना चाहिए, कहीं भी किसी भी तरकीब से इंतज़ाम करने के बाद नींद की, नशे की गोलियों का इंतज़ाम कर लीजिए और रात को अपने पति को किसी चीज़ में मिलाकर दे देना। जब इस तरह की बात आती है तो 12 जून 2026 की रात को शाम 7 बजे के आसपास उसने खीर बनाई थी और खीर में मिलाकर वो नींद की गोलियां, जिसकी लगभग 5 से 6 गोलियां थी, उसको मिलाकर वो अपने पति को दे देती है। तो पति आराम से इत्मीनान से सोया हुआ था। रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास वो सोनू नाम का व्यक्ति घर के अंदर आता है। अंदर आने के बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद फिर वह लगभग 11 बजे के आसपास उस रूम में जाते हैं जहाँ उसका पति सचिन आराम से सोया हुआ था। जैसे ही सचिन के पास जाते हैं और सचिन को एक हाथ से पकड़ लेती है रचना और दूसरा व्यक्ति होता है सोनू, वो उसके मुंह पर तकिया रख देता है और इस बीच में उसकी चीख निकल जाती है। सोनू जब सचिन को चीख निकलती है तो जो बेटा और बेटी होते हैं वो एकदम से डर की वजह से उठ जाते हैं। वो जाके अपने पापा के कमरे की तरफ देखते हैं तो मम्मी को और माँ के उस प्रेमी को जो हरकत करते हुए देखते हैं। उन हरकतों को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था, ताज्जुब हो रहा था। और इसी के बीच में जो उसके बच्चों को पिता होते हैं वो काफ़ी छटपटाते हैं और कुछ ही देर बाद बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं। इसके बाद फिर दोनों उसी हरकत को करते हैं जो मरने से पहले हरकत की थी।
यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, क्योंकि अब विरोध करने वाला तो कोई घर में था नहीं, वो मर चुका था। और यह सब बच्चे अपनी आंखों से देख रहे थे कि एक कातिल किस तरह से उसकी माँ के साथ जो गंदा घिनौना कृत्य कर रहा है। बच्चों को बड़ा आश्चर्य तजुब हो रहा था। पुलिस ने जब इस मामले की पड़ताल शुरू किया, उसके बाद पता किया तो कई मर्चेंट नेवी का अफसर था ही नहीं। दरअसल वो पास के गांव का रहने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम सोनू होता है, रनछाड़ गांव के रहने वाला होता है, जिसका मकसद ही था कि वो एआई की मदद से नेवी अफसर के कपड़े वगैरह या यूनिफॉर्म पहन लिया और सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पर उसने अपने फ़ोटो लगाए हुए थे। ऐसे ही महिलाओं और लड़कियों को वो रिझाने की कोशिश करता था, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और उन्हें छोड़ दिया करता था। उनसे वे पैसे भी लिया करता था। लेकिन यहाँ जो मामला होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है और एक कत्ल हो जाता है। और कत्ल के बाद जब लोगों को पता चलता है, कि पुलिस को पता चलता है, तो पुलिस ने महिला को भी हिरासत में लिया और जो प्रेमी था उसको भी हिरासत में लिया और उनको गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। लेकिन जो दोनों बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी अब कैसे आगे चलेगी, कहाँ उनकी पढ़ाई होगी, कौन उनका ख्याल रखेगा। दादी भी अब इस दुनिया में है नहीं और शायद उनके दादा भी हैं या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कौन इनका ध्यान रखेगा। पति उनका मर चुका है, माँ उनकी सलाखों के पीछे ज़िंदगी गुजारेंगी। इस घटना ने न केवल एक घर बल्कि 2 घरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उधर सोनू का भी घर बर्बाद हुआ, इधर रचना का भी घर बर्बाद हुआ। रचना अब सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी बिताएंगी। तो दोस्तों आज की कहानी में यहीं तक। अब आपसे मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक कहानी के एक और एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी होने वाली है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक थाना लगता है पहाड़ी, और पहाड़ी थाने में ही एक लड़का जिसका नाम मूलचंद होता है, वह थानेदार के पास यह कहने के लिए आया था कि साहब उसका भाई गायब हो गया है, लापता हो गया है, आप गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। जैसे ही वो थाने के अंदर जाने वाला था, संतरी उसको रोक लेता है। रोकते ही पूछता है कि क्या बात है, क्या परेशानी है, जब हम यहाँ खड़े हुए हैं तो हमसे बात करो। तो उस संतरी को पूरी कहानी बताई कि साहब इस तरह से रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आया है। जैसे ही संतरी ने यह बात सुनी, उसने कहा ठीक है, आराम से यहीं रुको, मैं एक बार साहब से पूछ के आता हूँ। संतरी यानी कि थानेदार के पास पहुँचता है और वहाँ जाने के बाद पूरी कहानी बताता है कि साहब एक लड़का आया है, उसका भाई कई दिनों से लापता है। पहले से ही थानेदार किसी बात को लेकर गुस्से में बैठे हुए थे। उसने संतरी की तरफ घूरते हुए गुस्से में कहा कि मेरे पास कोई यही काम थोड़ी है, एक काम करो, जाकर उससे कह दो कि कुछ देर इंतज़ार करें फिर बात करना। अब ऐसी स्थिति में जो लड़का मूलचंद आया था वह सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका नंबर नहीं आता और थानेदार कब थाने से गायब हो जाते हैं यानी किसी काम से निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। वो लड़का फिर अगले दिन आता है तैयार होकर यह बताने के लिए कि मेरा भाई गायब है, गुमशुदगी की दर्ज कर लीजिए, मेरे भाई को कहीं से ढूंढ दीजिए। अगले दिन जाता है तो थानेदार तो वही था, लेकिन जो संतरी था वो बदल चुका था। अब नए संतरी से पूछा कि क्या बात है, तो उसने पूरी कहानी उसको बताई। फिर संतरी थानेदार के पास पहुंचता है और थानेदार फिर गुस्सा करता है और गुस्से करने के बाद उसे कहता है कि जाकर कह दो उस लड़के से फिर आए। वो लड़का फिर चला जाता है। फिर जाने के बाद अगले दिन आता है। आखिरकार तीसरी चौथी मुलाकात में फिर उस लड़के की थानेदार से मुलाकात होती है, लेकिन इतनी भयानक मुलाकात होती है उस लड़के ने कभी सोचा नहीं था। जैसे ही थानेदार के सामने अपना नाम मूलचंद बताया और कहा मेरा भाई गायब है, लापता है, आप गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए और मेरे भाई को कहीं से ढूंढ निकाल लीजिए। जैसे ही थानेदार ने सुना, थानेदार ने उसको कम से कम एक ही सांस में एक के बाद एक बहुत सारी गालियाँ दी और गालियाँ देने के बाद कहा कि थाने से अगर तू यहाँ से दिखाई नहीं दिया, भागा नहीं, तो फिर देखना तेरे साथ क्या हश्र करूँगा। वो लड़का डर जाता है, सहम जाता है। सहम जाने के बाद फिर से वहाँ चला जाता है। आखिर करे तो क्या करे, 1 हफ्ता बीत जाता है। 1 हफ्ता बीतने के बाद फिर से थाने में आ जाता है, क्योंकि पुलिस से ही एक आखिरी उम्मीद थी। पुलिस ही शायद उसके भाई को ढूंढ सकती थी, इसलिए वह बार बार पुलिस के पास आ रहा था। उसका भाई कई महीनों से लापता था। वह परेशान हो जाता। इस बार ना वह संतरे के पास जाने की हिम्मत जुटा पा रहा था और ना ही थानेदार के पास जाने की हिम्मत जुटा पा रहा था। थानेदार की आखिरकार जब थाने से बाहर निकल रहे थे तो मूलचंद पर नज़र पड़ जाती है, लेकिन थानेदार ने उससे कुछ नहीं कहा। फिर अगले दिन जब दिन बीत रहे थे तो आखिरकार 4-5 दिन के बाद थानेदार ने उससे पूछ ही लिया कि क्या बात है, क्या परेशानी है, पूरी बात बताओ। पूरी बात सुनाई जाती है। पूरी बात सुनने के बाद वो कहते हैं कि साहब वो फला गांव का रहने वाला है, उसका भाई इतने दिनों से लापता है, कहीं अता पता नहीं चल रहा है, आप मदद कर दीजिए। थानेदार जी कहते हैं
एक काम करो, मुझे कम से कम 10 फ़ोटो लेके आओ अपने भाई के, साथ ही एक पैम्पलेट छपवाना, उसके बाद तुम्हारी हम मुकदमा दर्ज कर लेंगे और फिर जो बन पड़ेगा तुम्हारी मदद करेंगे। आखिरकार वो लड़का था लगभग 1 हफ्ते के बाद अपने भाई के 10 फ़ोटो लेकर आता है, साथ ही जो पैम्पलेट छपा के लाता है और पैम्पलेट छपाने के बाद पुलिस को दे देता है और पुलिस के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है कि साहब, आपको बता देना चाहता हूँ कि हम 4 भाई थे, 4 में से जो 2 बड़े भाई थे वो बीमारी में मर जाते हैं, जो तीसरे नंबर का भाई है वो अचानक से गायब हो जाता है। वो ड्राइवर था, कई दिनों के लिए गायब जरूर हो जाया करता था, लेकिन इस बार तो सर कई महीने हो गए गायब हुए, आप हमारी मदद कर दीजिए। पुलिस ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। जैसे ही गुमशुदगी के मामले में पुलिस करती है, ठीक वैसे ही पुलिस ने किया, यानी कि FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने न कोई ईमानदारी से उसमें कार्रवाई नहीं की, ढूंढने में कोई शिद्दत नहीं दिखाई और यह मामला कहीं न कहीं आया होया गया चला गया। यदि गांव में एक व्यक्ति की टीबी खराब नहीं होती, यदि उस व्यक्ति की टीबी की ज़रूरत ना पड़ती, तो शायद इस कत्ल का कभी खुलासा नहीं होता। जो भाई गायब हुआ था वो कभी सामने नहीं आता। सामने भाई आता ज़रूर है, लेकिन कंकाल के रूप में सामने आता है। तब लोगों को पता चलता है कि उसकी हत्या करके उसको मार के दबा दिया गया है। तब लोग बड़े आश्चर्य हो रहा था और पुलिस को इस बात का लेकर बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनने को मिल रही थी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में थाना पहाड़ी लगता है। इसका गांव लगता है लोहादा, और लोहादा गांव की रहने वाली एक महिला जिसका नाम चुनकी देवी होता है, ये चुनकी देवी, जिनकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होती है, 6 जुलाई साल 2018 की सुबह की लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। वो महिला अपने कमरे में झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते जैसे ही कमरे में जाती हैं, कमरे में जाने के बाद अचानक से एक गड्ढा था, उस गड्ढे में उसका पैर चला जाता है अपने आप ही, और गड्ढा होने के बाद पैर जाता है और वो बूढ़ी औरत जो होती है उस गड्ढे में प्रवेश कर जाती है, गिर जाती है। अब जितना वो निकलने की कोशिश कर रही थी, उतना ही उस गड्ढे में धंसती चली जा रही थी। तब वो डरते डरते फिर रोने लगी और रोते रोते जब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगी, आवाज़ लगाने के बाद रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़, सुबह सुबह चीखों की आवाज़ सुनने के बाद आसपास के जो घर है वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाती है। और जैसे ही सारे लोग आते हैं, आने के बाद देखते क्या है, कमरे में अचानक से एक गड्ढा सा हो गया है और उस गड्ढे में वो आधी महिला गड्ढे में फंसी हुई है और आधी गड्ढे से बाहर है, और वो निकलने की तमाम कोशिश कर रही है, छटपटा रही है, लेकिन वो निकल नहीं पा रही। गांव के लोगों ने आखिरकार उस महिला को उस गड्ढे से बाहर निकाला, और जैसे ही गड्ढे से बाहर निकालने के बाद उस गड्ढे में टॉर्च लगाकर देखा जाता है तो उसमें एक इंसान की खोपड़ी दिखाई दे रही थी, जैसे कंकाल रूप ले चुकी थी। जैसे ये बात देखी गई, उसके बाद उस महिला को बताया गया कि उसके परिवार के सदस्य थे, उनको बताया गया, और घर में जितने भी लोग मौजूद थे सब के सब डर की वजह से बाहर निकल आते हैं। अब घर में जाने की हिम्मत फिर किसी की नहीं थी। अब बात पुलिस तक आनी थी। जब पुलिस की बात पहुंचाने की आती है तो चुनकी देवी और उनका बेटा मूलचंद कहा कि बेटा एक काम करो, थाने चलते हैं। तो मूलचंद पहले से ही घबराया हुआ था, क्योंकि पुलिस उसके साथ काफ़ी बदतमीजी कर चुकी थी, गाली दे चुकी थी। माँ और बेटा हिम्मत जुटाते हैं, सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पहाड़ी पुलिस स्टेशन जाने के बाद जैसे ही ये बात रखने वाले थे, थानेदार देखते ही उनको गालियां दे देता है, और कई गालियां, गंदी गालियां देने के बाद कहता है कि ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गए, देख लेना, तुम दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दूंगा, वहीं बैठे बैठे सड़ते रहोगे। लेकिन जैसे ही ये बात कही जाती है तो बूढ़ी औरत परेशान हो जाती है, समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। जैसे ही वो थाने से बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद उस जगह 2 पत्रकार खड़े हुए थे। पत्रकार ने पूछा, अम्मा क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या परेशानी है, क्या नहीं। वो बताती है कि उनका जो बेटा है, जिनका नाम शिव मोचन विश्वकर्मा होता है, वो काफ़ी दिनों से लापता था, गायब था। घर में यह गड्ढा है और गड्ढे के अंदर उसकी लाश पड़ी हुई है। मैं पक्का दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे बेटे की ही लाश है। मैं पुलिस के पास आई हूँ तो पुलिस सुनती ही नहीं, पुलिस गंदी गंदी गालियाँ उड़ा दे रही है। इतनी बात सुनने के बाद पत्रकार ने सीधा एसएसपी को फ़ोन लगाया, और एसएसपी को फ़ोन लगाने के बाद पूरी कहानी बताई। और जैसे ही बात एसएसपी तक पहुंची तो एसएसपी होते हैं मनोज कुमार झा और सर्किल ऑफिसर होते हैं शिवचरण। वो सूचना मिलने के बाद जब मौके पर पहुंचते हैं तो थानेदार को भी आदेश दिया जाता है। अब जब थानेदार को आदेश दिया जाता है तो थानेदार अब सीधे मुँह बात नहीं कर रहा था, लेकिन थानेदार वो आगे पीछे ऐसे घूमने लगता है। आखिरकार पुलिस घर पहुँचती है। घर जाने के बाद उस दिन शाम को ही गड्ढा खोद कर देखा जाता है कि क्या मामला है और क्या नहीं। गड्ढा खोद कर देखा जाता है तो उसमें एक इंसान का कंकाल निकलता है। कपड़ों से पहचान कर ली जाती है, कपड़े किसी और के शिव मोचन विश्वकर्मा के ही होते हैं, जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास होती है। अब उस बूढ़ी औरत से पूछा जाता है तो बताती है उसके 4 बेटे होते हैं,
2 बेटों की पहले से ही बीमारी के चलते मौत हो जाती है। ये जो तीसरे नंबर का बेटा है जिसका नाम शिव मोचन विश्वकर्मा है, वो पेशे से ड्राइवर होता है और बाहर कई कई दिनों के लिए चला जाया करता था। करीब करीब 10 साल पहले उसे छत्तीसगढ़ के एक बिलासपुर जगह लगती है, वहाँ एक गांव लगता है देवरी की पन। वहाँ की रहने वाली माया देवी की लड़की से उसकी शादी हो जाती है। उसके 2 बच्चे भी हैं, एक का नाम मासू है और एक का नाम हिमांशु है। पुलिस को जो पूरी कहानी बताई गई, पूरी कहानी बताने के बाद पुलिस ने पूछा कि अब फिलहाल माया देवी कहाँ पर है, तो वो कहती है कि मुझे दिन तारीख तो याद नहीं, लेकिन शायद वो दीपावली के 1 महीने बाद की बात है। दीपावली थी 19 अक्टूबर 2017 की और ये बूढ़ी अम्मा बात कर रही थी नवंबर 2017 की। वह माया देवी अपने बच्चों के साथ लेने के बाद सास के पास पहुंचती है और सास से जाकर कहती है कि अम्मा जी, जो पति है वह दूसरे राज्य में काम के लिए गए हैं, इस बार तो बहुत दिनों के बाद वापस लौट कर आएंगे। अगर आपकी परमिशन हो या आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं अपने मायके जा सकती हूँ। सास ने कहा, बेटा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। अपने बच्चों को लेकर जा रही हो? हाँ जी, मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। वह मायके चली जाती है अपने दोनों बच्चों को लेकर। इधर जो ये लड़का होता है जिसका नाम शिव मोचन विश्वकर्मा होता है, वह पेशे से ड्राइवर था, घर से लापता है और धीरे धीरे करके ऐसे ही दीपावली से 3 दिन पहले तक तो दिखाई दिया था और दीपावली के 3 दिन पहले के बाद फिर ये जुलाई का महीना लग जाता है, साल 2018 जाता है, लगभग 8 महीने के पास हो जाते हैं, उसका कहीं अता पता नहीं चलता। पूरे जून के महीने में उसका सबसे छोटा भाई होता है 4थे नंबर का मूलचंद, बार बार थाने जा रहा था लेकिन उसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं था। जैसे ही ये एसपी आता है तो एसपी को पूरी कहानी बताती है, किस तरह से आपकी पुलिस हमारे प्रति व्यवहार कर रही है, हमें गालियाँ दे रही है। पुलिस ने ऐसे एसपी ने कहा कि आप चिंता की करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके मामले की पूरी जांच की जाएगी, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अब ऐसी स्थिति में माया देवी होती है, उनके घर पर एक टीम भी भेजी जाती है और जब टीम भेजी जाती है पता करने के लिए कि आखिरकार माया देवी कहाँ हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि 8 महीने से उनका पति गायब है और उनको कोई फिक्र नहीं है। जब पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती हो तो पता चलता है कि वो वहाँ पर नहीं है। हालांकि बच्चे अपनी नानी के यहाँ ज़रूर थे लेकिन माया देवी वहाँ नहीं थी। अब माया देवी के बारे में पता करने की कोशिश की जा रही थी तो पता चलता है कि वो बच्चों को नानी के यहाँ छोड़ने के बाद गायब हो जाती है, उसका भी कहीं अता पता नहीं चलता। पुलिस ने अपने चारों तरफ सूत्र लगाने शुरू कर दिए। सूत्र लगाने के बाद उनसे पता करने की कोशिश की कि आखिरकार माया देवी होगी तो कहाँ होगी। तभी गांव के ही कुछ लोगों का कहना है कि टुल्लू उर्फ रंजन राम राजपूत नाम का एक लड़का है साहब, जो जब से शिव मोचन गायब है तब से वह भी गायब है। आप इसके बारे में पता करिए। लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपने घर वालों के संपर्क में है, परिवार के दोस्तों के संपर्क में है। पुलिस ने ऐसे सूत्र लगाए और पता करने की कोशिश की। किसी के नंबर पर बातचीत होती है। जब बातचीत का पता चलता है तो इस बारे में जानकारी मिलती है। गुजरात के सूरत में वो रहता है और वहीं पर शायद माँ माया देवी भी रहती है। और पुलिस ने जब उसके नंबर को सर्विलेंस पर लगाया और उसकी बार बार लोकेशन ट्रेस शुरू कर दी तो यह 18 जुलाई 2018 की बात है। यह बस स्टैंड के पास आए हुए थे। उनको कोई जानकारी नहीं थी कि किस यहाँ कोई लाश भी निकली है। शायद गांव वालों ने इस बात की किसी को खबर नहीं दी थी, भनक नहीं लगने दी। आखिरकार पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद पूरी कहानी बयां करती है और माया देवी से भी जब सख्ती से पूछताछ करती है तो चौंकाने वाली कहानी सामने आती है। जहाँ की ये रहने वाली होती है छत्तीसगढ़ बिलासपुर की, वहीं का एक गाँव का एक लड़का होता है। पहले उससे प्यार होता है, उससे प्यार के बाद शादी कर लेती है। शादी के बाद वो खुश नहीं रहती और वो दूर जाना चाहती है। इसके बाद उसकी ज़िंदगी में शिव मोचन विश्वकर्मा आता है। उससे वो शादी करती है और करीबन यह 10 साल यानी कि लगभग साल 2008 के आसपास उसकी शादी की थी। शादी करने के बाद 2 बच्चे हो जाते हैं जो अक्सर शिव मोचन के होते हैं। वो गांव से गायब रहता, कई दिनों बाहर चला जाता था। गांव का ही एक कम उम्र का लड़का था जिसका नाम टुल्लू होता है, टुल्लू उर्फ रंजन राजपूत। इसकी आंखें 4 हो जाती हैं इस माया देवी से और जैसे ही माया देवी से आंखें 4 होती है तो दोनों आपस में जब भी मौका मिलता मिल लिया करते थे, बातचीत किया करते थे। प्यार के बाद उनके बीच अवैध संबंध हो जाते हैं और जब वक्त मिलता तब तक मुलाकात करते थे। हालांकि गांव के लोगों ने व्यक्ति को समझाया शिव मोचन की तुम्हारी पत्नी के शायद उस लड़के से कुछ संबंध हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, लेकिन उसको यकीन नहीं हो रहा था। उसकी पत्नी को आराम से समझा दिया करती थी। दीपावली से 3 दिन पहले की बात है। यह 19 अक्टूबर 2017 से लगभग करीब 3 दिन पहले अचानक ही वो घर के अंदर प्रवेश करता है तो पता चलता है कि टुल्लू और उसकी पत्नी जो होती है माया देवी
दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। हालांकि वो शराब के नशे में घर में आया हुआ था और इस बीच जैसे वो शोर मचाने की कोशिश करता है, विरोध करने की कोशिश करता है, मौका पाते ही टुल्लू उसके सिर पे बहुत तेज़ी से एक डंडे से मार देता है और जैसे ही डंडे उसके सर में लगता है वो ज़मीन पर गिर जाता है, बेहोशी जैसी हालत में आ जाता है। तभी उसका गला दबाकर दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। यानी कि जो प्रेमी होता है वो भी और जो उसकी पत्नी होती है वो भी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद सोचते हैं कि आखिरकार करे तो करे क्या। तभी इन दिनों ने फैसला किया है कि क्यों ना इस घर के अंदर इसको दबा दे। तभी इन दोनों ने गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने के बाद चाहे 4 फुट 6 फुट जो भी गड्ढा था, गड्ढा खोदने के बाद उसको अंदर डाल देते हैं और बिल्कुल प्लान कर देते हैं। प्लान करने के बाद उसकी लिपोपाई हो जाती है। उसी के ऊपर चारपाई लगती थी और चारपाई लगने के बाद ना कोई रोकने वाला था, ना कोई टोकने वाला था, ना कोई खौफ था, ना कोई डर था, किसी बात का कि कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये जैसे ही कुछ वक्त आगे बीत जाता है, यह दोनों फैसला किए कि क्यों ना यहाँ से गांव से भाग जाएं। लेकिन गांव से भागने की उनको एक अच्छी खासी प्लानिंग की। पहले बच्चों को मायके छोड़ा, उसके बाद वो निकल जाते हैं। अब घर पर ताला लगा हुआ था, सास को चाबियाँ देके वो चली जाती है। लेकिन गांव का ही एक व्यक्ति होता है हुक्म सिंह, जिसका नाम होता है हुक्म सिंह का टीवी खराब हो गया और हुक्म सिंह का टीवी खराब हो गया तो टीवी देखने का बड़ा आदी होता है। वो अपने गांव के ही लड़के मूलचंद से कहता है कि मूलचंद यार हमें अपना टीवी दे दो। तो मूलचंद कहता है कि हमारे पास तो कोई टीवी नहीं है। वो कहता है कि तुम्हारे भैया घर में टीवी लगा हुआ है, तो अगर तुम चाहो तो भैया का टीवी दे दो। वैसे भी तुम्हारे भैया घर पर ताला लगा हुआ है, कोई है नहीं है। और ऐसे बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे भी ख़राब हो जाता है अगर उनका कोई उपयोग ना हो तो जैसे ये बात कही जाती है तो वो कहता है ठीक है मैं ताला खुलवा देता हूँ। जब ताला खुलवाया जाता है तो साथ ही माँ को लेके जाता है और माँ कहती है कि बेटा जब ताला खुल ही गया तो मैं घर की साफ सफाई भी हो जाएगी, रोशनी भी हो जाएगी। अंधेरा कमरा अंधेरा घर जो होता है वो अच्छा नहीं होता। अब माँ ने वहाँ रहना शुरू कर दिया। माँ उस गड्ढे में अगर नहीं गिरती तो शायद इस हत्याकांड का कभी खुलासा नहीं होता, क्योंकि पुलिस ने जितनी ईमानदारी इसमें दिखाई उतनी ईमानदारी तो खैर किसी केस को खोलने में कामयाब होती नहीं है। हालांकि इस बूढ़ी माँ ने एसपी के सामने पूरी शिकायत करने के बाद बताया था कि तुम्हारी पुलिस का हमारे प्रति रवैया कैसा रहा, व्यवहार कैसा रहा। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद आखिरकार प्रेमी और प्रेमिका को जेल भेजा। 30 जून 2026 को अदालत की तरफ से फैसला आता है कि हालांकि पुलिस अदालत ने इस केयर ऑफ रेयर नहीं माना, लेकिन इतना ज़रूर माना है कि यह अब तक जिंदा रहेंगे तब तक सलाखों के पीछे रहेंगे। यानी कि इन दोनों को आजीवन कारावास की सज़ाई सुनाई जाती है। 8 साल बाद जब ये फैसला आता है, फैसला आने के बाद एक बार फिर से यह मामला सुर्खियों में आ जाता है और इस इलाके में बहुत ही चर्चित केस रहा, चित्रकूट में सुर्खियों में रहा कि किस तरह से एक महिला ने शादी की, पति को छोड़ दिया, दूसरी शादी की, पति को मार दिया, फिर तीसरी के साथ रह रही थी और तीसरी के साथ रहने के बाद कत्ल कर देती है। उसके बाद फिर यह सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। तो दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई कहानी के नए एपिसोड में। तो हम बात करेंगे सिया और चेतन के नए अपडेट के बारे में कि पुणे पुलिस क्या कर रही है, क्या तमाशा कर रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक मर्डर केस को कैसे पुलिस तमाशा बना सकती है, एक केस की जांच पर कैसे तमाशा किया जा सकता है, आज इसका एक घिनौना सच आपके सामने रखूँगा। पिछले एक हफ्ते से केतन की मौत पर देश में सुर्खियों में इस केतन की मौत की जांच पुणे पुलिस कर रही है कि ग्रामीण पुलिस कर रही है। हर रोज़ अलग अलग आप खबरें देख रहे हैं। 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक 28 जून की है और एक 1 जुलाई की है। 28 जून का वो दिन जब सिया को पहली बार डमी ट्रायल या रिक्रिएशन के लिए पुणे पुलिस लोहेगढ़ के उसी किले पर ले जाती है और ठीक उसी जगह पर उसे एक डमी को धक्का देने के लिए कहा जाता है जहां से केतन को 18 जून को धक्का दिया गया था। इसके बाद 18 जुलाई आज सुबह चेतन को उसी जगह ले जाया जाता है और उसे भी एक डमी को धक्का देने के लिए कहा जाता है। तो ये दोनों तस्वीर आपने देख ली। अब एक तीसरी तस्वीर दिखाता हूँ आपको। यह एक डमी है, वही डमी जो पहाड़ी के ऊपर से धक्का दे दिया गया था। लेकिन आज जो चेतन ने डमी भेजी है वह यह नहीं है, बल्कि यह 28 जून को सिया ने पहाड़ी के ऊपर से फेंका था। ये वो डमी है, नीचे गिरा हुआ है। आप देख रहे होंगे इसके बॉडी के टुकड़े हुए हैं, डमी है। अब आप कहेंगे इस तस्वीर में क्या है, ऐसी क्या खास बात है। असल में यह पुणे पुलिस के तमाशे का एक जिंदा सबूत है। तमाशा जो डमी ट्रायल के नाम पर पुणे पुलिस कर रही है और शायद इसलिए कर रही है ताकि मीडिया के जरिए वो देश को बता सके कि देखिए इस केस की जांच कितनी गहराई
मेहनत से लोग कर रहे हैं, पहाड़ियाँ चढ़ रहे हैं, रिक्रिएशन कर रहे हैं, डमी ट्रायल कर रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है यह मैं आपको बताता हूँ। यह जो तस्वीर आपने देखी डमी ट्रायल की, यह 28 जून को फेंकी गई और यह तस्वीर आज की है 1 जुलाई। कितने 2 दिन हो गए, 3 दिन से यह डमी उसी पहाड़ी के नीचे खाई में एक जगह पर पड़ी हुई है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, ट्रायल हो गया, डमी को नहीं उठाया, पुलिस या फॉरेंसिक टीम वाले छोड़ गए हैं, क्या करेंगे इसका? कोई इंसान की लाश तो है नहीं, बिल्कुल डमी को आप लावारिस छोड़ सकते हैं। लेकिन जब आपको इतना तमाशा तामझाम किया, आप सिया को ऊपर लेकर गए, आप फॉरेंसिक पूरी टीम को लेकर गए, सरकारी पूरा खर्चा किया, तो ऊपर से डमी को धक्का क्यों दिया गया? यह देखने के लिए ना कि इनको धक्का देने के बाद जिस तरीके से 18 जून को धक्का दिया गया ऊंचाई से, तो फिर केतन की बॉडी जहां मिली वहां कहां पर मिली थी, किस हाल में मिली थी, कहां कहां चोटें थी? अब डमी तो जिंदा इंसान तो होता नहीं तो चोट नहीं लगे, लेकिन कहां कहां खरोच आई, कहां कटा, कहां फटा, यह तो पता चल जाएगा। तो डमी ट्रायल इसलिए होता है ताकि हूबहू उस सीक्वेंस को, उस सिचुएशन को आप समझ सकें। तो अगर सिया से आपने ऊपर धक्का दिलवा दिया तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि वह पुलिस और फॉरेंसिक टीम अब नीचे जाएगी और उस डमी को देखेगी कहाँ पर गिरी है, क्या क्या चीज़ें इसमें हुई है। आपको शायद यकीन नहीं आएगा, पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने 28 जून को तो धक्का तो दिलवा दिया डमी को, नीचे आए, मीडिया के कैमरा के सामने निकल भी गए। 3 दिन से यह डमी उसी जगह पर लावारिस हालत में पड़ी है। पिछले 3 दिनों से पुणे पुलिस का एक भी शख्स, फॉरेंसिक टीम का एक भी मेंबर इस डमी को नीचे जाकर देखने के लिए तैयार नहीं है, ना गया कि आखिर इस ट्रायल का नतीजा क्या निकला। मतलब 3 दिन से यह डमी लावारिस मीडिया वाले पहुंच गए जंगल में ढूंढते हुए डमी को, पुलिस और फॉरेंसिक टीम अभी तक नहीं पहुंची। देख लो कि रिजल्ट क्या निकला। अब जब देखने ही नहीं गए आप उस डमी के पास, तो आप तैयार करेंगे। एक डमी ट्रायल का जो मतलब होता है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, मैंने आपको बहुत लंबी बात की डॉक्टर हर्ष साहब से, इस देश में नामी ग्रामीण फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। उनसे मैंने पूछा क्योंकि यकीन नहीं हो रहा था, तो एक डमी ट्रायल क्यों होता है और उनके बाद क्या क्या होना चाहिए। मैं चाहता हूं पहले डॉक्टर हर्ष शर्मा ने जो आप कहा आप उसे सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, फिर मैं आपको आगे सुनाऊंगा कि डमी ट्रायल जो है कि इंसान के ऊपर नहीं होता, सिमिलर वेट हाइट के व्यक्ति से डमी ट्रायल किया जाता है। और जब डमी ट्रायल किया जाता है तो उसका इम्पोर्टेंट यह है कि डमी गिरा कहाँ पर है, डमी गिरा और उसके ऊपर क्या क्या निशान आए, या क्या कहाँ से कटा या कहाँ से फटा, कहाँ पर स्क्रैच हैं उसके कपड़ों के ऊपर। तो यह इम्पोर्टेंट है कि जो भी व्यक्ति ऊपर से गिरा या फेंका गया तो उसकी बॉडी कहाँ पर मिली और हमें डमी कहाँ पर मिलती है, ये दोनों का कंप्लीट स्टडी किया जाना चाहिए। तो ये बात पता चली कि हमने कितना सही जो है आकलन किया है। तो नीचे गिरने के बाद डमी का प्रॉपर एग्जामिनेशन होना चाहिए। और मेरा तो यह मानना है कि जो मेडिकल लीगल एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने ऑटोप्सी किया होगा या फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ मिलकर उन्होंने एग्जामिनेशन डेफिनेटली होना चाहिए। क्योंकि इंटरनल ऑर्गन की बात तो छोड़ दीजिए, इंटरनल ऑर्गन तो जाहिर सी बात है डमी में नहीं मिलेंगे, लेकिन एक्सपर्ट जो भी साइन है, सिम्टम है, वो उनको अकाउंट में लेना ज़रूरी है। जो डमी ट्रायल इसलिए होता है ताकि आप मैच कर सकें कि जब बॉडी असली मिली, जब केतन जहाँ गिरा तो किस पोजीशन में था, बॉडी किस हालत में थी, कहाँ कहाँ उसे चोटें आई थी, कहाँ कपड़े फटे थे, पहाड़ी से कितने दूरी पर थी, जहाँ से फेंका गया उसकी दूरी कितनी थी। यह सारी चीज़ें सिर्फ डमी फेंकवाने से नहीं पता चलेगी। फिर नीचे जाकर आपको देखना पड़ेगा कि उस डमी के ऊपर से नीचे गिरी तो किस हालत में है, आधे मुँह है, सीधे मुँह है, करवट के बल है, कहाँ कहाँ से टुकड़े हुए हैं, कहाँ कपड़े फटे, क्योंकि डमी को कपड़े भी पहनाए जाते हैं। लेकिन जब फॉरेंसिक टीम और पुलिस वाले जाएंगे ही नहीं देखने, तो फिर यह सवाल है कि तमाशा क्यों किया गया भाई, इतना खर्चा क्यों किया गया सरकार का। एक डमी को बनाने में ठीक ठाक पैसा लगता है, उसी डमी के साथ फिर फॉरेंसिक टीम, पुलिस की टीम, गाड़ियाँ, पूरा काफिला सब जा रहा है, तो गाड़ियों का भी खर्च है, बाकी सब चीज़ों का भी खर्च है। और नतीजा यह है कि आप डमी ट्रायल तो ऊपर से कर लिया, फिकवा दिया, पर आपको पता ही नहीं उसका रिपोर्ट क्या है, वो कैसे गिरा, कहाँ गिरा, क्यों गिरा, क्या क्या हुआ। मीडिया वाले पहुंच गए। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हमारे जो पंचाल साहब है पुणे के, हमारे रिपोर्टर, उन्होंने शूट किया अपने कैमरे से और उन्होंने भेजा और कहा यहाँ कुछ नहीं, वो वैसे ही पड़ा हुआ है। एक पुलिस वाला का, उसका नाम नहीं लूँगा, शायद पुणे पुलिस में वो ईमानदार पुलिस वाला है, उसने पूछा कि भाई ये डमी यहाँ पे क्यों है, आप लोग गए नहीं, तो वो हंसा और हंसकर कहता है नहीं। पूछा क्यों, तो बोले ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आया है,
कोई भी साहब नहीं गए, इस तो मतलब मजाक है। यही डमी ट्रायल। और उसके बाद 3 दिन बाद आज जब चेतन को ले गए, चेतन को भी डमी के बाद सारे पुलिस वाले निकल लिए। आज शाम को हमारे रिपोर्टर वहाँ गए थे, कोई पुलिस वाला या फोरेंसिक टीम आज भी नहीं पहुँची वहाँ पर। तो भाई अब आपको जल्द रिजल्ट ही नहीं पता करना तो डमी ट्रायल या डमी का तमाशा क्यों। और यह तस्वीर के साथ आपके सामने आप बताइए कितना बड़ा मजाक है। एक केतन की मौत को आपने तमाशा बना के रख दिया है कि देखिए हम इस तस्वीर से जांच कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है। कुछ वक्त पहले आपको याद होगा भोपाल में ट्रिशा की मौत के बाद सीबीआई ने इस तरह का एक डमी ट्रायल के नाम पे तमाशा किया था। वो चाहते तो पर्दे में भी कर सकते थे, उन्होंने पता था कैमरे के सामने हैं, खुलेआम कर रहे हैं, और उन्हें यह भी पता है कि डमी ट्रायल से कभी किसी केस के नतीजे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक्यूरेट या सही होता ही नहीं है। अब कैसे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। आमतौर पर एक शख्स अगर किसी बिल्डिंग या किसी ऊंची चीज़ से या अपार्टमेंट से नीचे गिरता है तो बिल्डिंग या इमारत अपार्टमेंट सीधी होती है, तो जब वो गिरता है तो जनरली सीधा नीचे गिरेगा। या हो सकता है अगर बाहर में कोई बालकनी निकली हो या मकान का छज्जा हो तो उससे टकरा कर गिरेगा। पहाड़ पर कैसे रिक्रिएशन हो सकता है भाई। पहाड़ी उबड़ खाबड़ होती है, चोटी होती है, उसके नीचे तक पहाड़ी का जो डायरेक्शन होता है वो स्ट्रेट तो होता नहीं। कोई ऐसी चट्टान होती है जो 2 फीट 4 फीट 6 फीट 8 फीट बाहर निकली होती है। अब एक आदमी अगर बुलंदी से गिरता है तो वो सीधे ज़मीन पर गिरे, इसकी गुंजाइश 0 है। कम से कम वो कई जगह टकराएगा, किसी चट्टान से निकले हुए पेड़ की टहनी से, किसी बाहरी चट्टान से, उस चट्टान से गिरकर टकराने के बाद हो सकता है किसी और चट्टान से, और तब नीचे पहुंचेगा। तो एक पुतले को फेंक कर एक डमी ट्रायल के नाम पर पहाड़ से आप कैसे पता कर सकते हैं कि वो शख्स ऊपर फिसल कर गिरा या धक्का देने से गिरा। दूसरा, जब कोई गिरेगा और किसी चट्टान से टकराता हुआ नीचे आएगा, तो जब कोई ऊंचाई से गिरता है तो जिस जगह पहला इम्पैक्ट होता है उस जगह पहली बार वो टकराता है वहाँ पर तो उसके ब्लड के निशान मिलेंगे आपको, या तो बाल के निशान मिलेंगे या कपड़े फटे हुए मिलेंगे, चमड़ी मिलेगी। कुछ चोटों की वजह से अगर अपार्टमेंट से अगर कोई गिरता है तो किसी छज्जे या बालकनी से टकराता तो वहाँ पर पुलिस जाकर वहाँ जांच करती है, सैंपल उठा लेती है ब्लड के, एयर के, कपड़ों के, चमड़ी के। लेकिन अब करीब 300-400 फीट की ऊंचाई से पहाड़ी से केतन गिरा और टकराया चट्टान से, उस चट्टान पर आप जाकर कहाँ से नमूने उठाएंगे भाई, ब्लड के या चमड़ी के या कपड़ों के या बाल के। खड़ी पहाड़ी पे आप कैसे चढ़ेंगे और इतनी मेहनत कौन करेगा। तो कहाँ पहला इम्पैक्ट हुआ, कहाँ पहली बार टकराया, फिर उनसे इम्पैक्ट की वजह से, उस फोर्स की वजह से कहाँ गिरा। तफ्तीश तो असल में यह है कि, लेकिन यह नामुमकिन है क्योंकि यह बिल्डिंग तो है नहीं, पहाड़ी है। तो जब आपको यही पता नहीं कि कहाँ इम्पैक्ट हुआ है, कहाँ से टकराया, कहाँ गिरा, तो उसकी तफ्तीश से ये डमी ट्रायल है कि ये डमी ट्रायल तो आपने ऊपर से नीचे फिकवा दिया, सिया से भी और चेतन से भी, लेकिन कहाँ टकराया, केतन कहाँ टकराया था, डमी कहाँ टकराया, 2 अलग अलग डमी कहाँ टकराया, कौन बताएगा। ये बड़ा बेसिक चीज़ है, ये बड़ी। तो फिर पहाड़ी से डमी ट्रायल 100% पता है कि ये एक्यूरेट हो ही नहीं सकता, तो फिर इस्तेमाल तमाशे की ज़रूरत क्या थी। 2 दिन तक 28 और आज ज़रूरत सिर्फ तमाशे की थी। पुणे पुलिस को यह दिखाना था कि देखो हम कितने सीरियस हैं इस केस की तफ्तीश में, क्योंकि पुणे पुलिस को भी पता है कि इस केस पर पूरे देश की नज़र है, चाहे वह न्यूज़ चैनल हो, न्यूज़पेपर हो, हर दिन इसी स्टोरी पे भरा पड़ा है। इवन मैं भी, आप देख लीजिए ना, बेस्ट एग्जांपल, आपसे क्या छुपाना, पिछले हफ्ते 1 हफ्ते 10 दिन से यही कहानी सुना रहा हूँ आपको, क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं तो पुणे पुलिस को भी पता है कि इस वक्त यह एकदम हॉट टॉपिक है। तो फिर इससे बेहतर मौका क्या होगा नेशनल मीडिया में आने का, तो कुछ ऐसा करता रहना चाहिए। और आप, यही वजह है आप डमी ट्रायल हुआ, सिया को लेकर गए, नीचे आए, मीडिया की पूरी भीड़, आप चेतन को लेकर गए सुबह 7 बजे, मीडिया की भीड़, और उससे मैसेज किया जा रहा है देखो भाई पुणे पुलिस कितने बेहतरीन काम कर रही है। लेकिन अगर इतना ही अच्छा और ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं तो जो डमी ट्रायल कर रहे हैं फेंकने के बाद ऊपर से नीचे जाकर चेक तो करना चाहिए। डॉक्टर हर्ष शर्मा साहब ने पूरी ज़िंदगी निकाल दी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में। उनका साफ कहना है कि नीचे जाकर आपको देखना चाहिए। मतलब इसका केस में ही नहीं, हर केस में यही फॉर्मूला है कि अगर आपने डमी ट्रायल किया है तो आपको उसका इम्पैक्ट देखना है, फाइनल रिजल्ट देखना है, तभी तो आप टैली करेंगे। 3 दिन से लावारिश यह डमी पड़ा हुआ है और जीता जागता सबूत है पुणे पुलिस के तमाशे का। अब इस डमी ट्रायल को पहले ही दिन से नाकाम होना था, शायद पुणे पुलिस को पता था। पुणे पुलिस सिर्फ मीडिया के लिए ही, उन्होंने कैमरे के लिए ही शायद किया है या न्यूज़ में आने के लिए, वरना तो पूरी तफ्तीश करते हैं। वरना डमी ट्रायल या रिक्रिएशन क्या चीज़ें होती है
रिक्रिएशन होता है कि किसी क्राइम सीन पर जाकर वहाँ क्या क्या हुआ, वहाँ से मौके से सबूत उठाना रिक्रिएशन होता है। रिक्रिएशन करने उस क्राइम को तो रिक्रिएट कैसे, मतलब यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, इसने इसको मारा, इसको धक्का दिया, कैसे दिया, ये सारी चीज़ें रिक्रिएट करेंगे। रिक्रिएट एक ही सिचुएशन में हो सकती हैं, या तो कोई एक आई विटनेस हो, या फिर जिसने ये क्राइम, जो सस्पेक्ट है, संदिग्ध है, आरोपी है, वही बताएगा। अगर एक थर्ड पर्सन आई विटनेस है, उस पर आप भरोसा कर सकते हो तो हाँ भाई मैंने देखा है। फॉर एग्जांपल आई विटनेस होता है केतन केस में भी मैंने देखा था, सिया या चेतन को धक्का मारता, उसने ऐसा मारा, केतन की पीठ इधर थी, उसने दोनों हाथों से धक्का मारा, एक हाथ से धक्का मारा, विटनेस तो है नहीं, तो अब रिक्रिएशन कौन करवा रहा है? इस केस में दो आरोपी 1 सिया, आरोपी 2 चेतन। अब जो कर रहे हैं पुलिस और फोरेंसिक टीम, उसी को मानकर सच उन्हीं के हिसाब से कर रहे हैं। जैसे CRH से पूछा गया कि अच्छा बताओ कहाँ पे धक्का मारा, उसने कहा यहाँ स्पॉट है। अच्छा उस वक्त जब धक्का मारा तो केतन किस पोजीशन में था, वो कहे कि ऐसे खड़ा हुआ था। तुम कहाँ पे थी, कितनी दूरी पे थी? मैं यहाँ पे थी। धक्का कैसे मारा, एक हाथ से मारा या 2 हाथ से मारा? वो कहे कि दोनों हाथ से मारा या एक हाथ से। ये सब पूछ लिया। अब कहे कि ठीक है सब कुछ वैसे ही करो। अब यह बताइए, जो केस में खुद ही सस्पेक्ट है, आरोपी है, एक्यूज नंबर 1 है, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? सच बोलकर पुलिस को और फोरेंसिक टीम को कि मैंने ऐसे खड़ा हुआ था, मैंने ऐसे मारा या यूँ मारा, वो तो यही कहेगी ना कि ये क्रिएशन, ये डमी ट्रायल फ्लॉप हो जाए, फेल हो जाए, ताकि मैं बच जाऊँ। तो अगर उसने 2 हाथ से धक्का मारा तो वो कहेगी मैंने एक ही हाथ से धक्का मारा। अगर एक हाथ से मारेगी तो बोलेगी मैंने दोनों हाथ से धक्का मारा। यह भी कि कहेगी वो यहाँ नहीं था, इस पोजीशन में नहीं था। तो ऐसे सस्पेक्ट एक एक्सक्यूज़ की आप पूरी तरह से बयान पर आधारित और बयान को सोच समझकर आप डमी ट्रायल कर रहे हैं। यह पहली गलती। दूसरी गलती, एक जिंदा आदमी अगर कहीं गिरता है तो बचने के लिए छटपटाता है, हाथ पैर मारता है। एक डमी उसमें तो जान ही नहीं है। आप उसको जिस पोजीशन में फेंकोगे उसी तरीके से आपको वो नीचे जाएगा, क्योंकि वो हाथ पैर चला नहीं सकता, जान तो उसमें है नहीं। तीसरी चीज़, डमी ट्रायल जितनी भी इससे पहले हुए किसी केस में, उसके अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। जितने भी एक्सपर्ट या खुद पुलिस वाले, मैं बहुत सारे पुलिस वालों से ऑफ द रिकॉर्ड बात करता हूं, बहुत ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें करते हैं आपको मैं पूरी तरह से बता भी नहीं सकता। उनका यही कहना है कि सिर्फ एक तमाशा है, इससे केस पर कुछ असर नहीं पड़ता। और पुणे पुलिस भी अच्छी तरीके से जानती है, और यही वजह है कि डमी ट्रायल के नाम पर उन्होंने 2 दिन सिर्फ तमाशा किया। अगर ईमानदार होते तो उस डमी को जो नीचे गिरा जाकर फोरेंसिक टीम का काम है, क्योंकि तो जो बाकी चीज़ें देखते हैं, जो फोरेंसिक का काम है, वह कहाँ पर इंजरी मार के, कहाँ कपड़े फटे हैं, कहाँ पर क्या मिला है, किस पोजीशन में बॉडी गिरी, केतन की बॉडी कहाँ गिरी, तो ये देखते दोनों के मैच करते हैं और फिर बताते हैं कि धक्का दिया गया है या फिसला था। अब यहाँ बड़ी मुश्किल काम यही तय करना है कि फिसल के मौत हुई है केतन की या धक्का देकर, क्योंकि पुलिस के पास कहानी है। पुणे पुलिस के पास बाकी जो बचे वो सिया और चेतन है, अभी उनकी गिरफ्तारी में है, इसलिए सब बोल रहे हैं। कोर्ट में जाते ही आप देख लीजिए सुर बदल जाएंगे, उनके पास बयान आएंगे कोर्ट में जाते ही कि हम दोनों बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया, पुलिस ने हमें दबाव डाला, हिरासत में लिया, इसलिए हमने यह बोलना पड़ा। तो फिसलने और धक्का देने की बारीक फ़र्क को आप कहाँ से पता कर सकते हैं? तो इसलिए बड़ी अफसोस की बात है, ये 3 दिन तक, और 3 दिन से बल्कि अभी तक शाम तक, क्या पता अब इस खबर के बाद रात या सुबह तक वहाँ से डमी उठा ली जाए, हो सकता है। लेकिन शाम तक, अभी आने से पहले तक मैंने पंचाल से पूछा कि क्या आप वहीं पर हैं? उसने कहा कोई गया ही नहीं पुलिस वाला। और आज चेतन को लेकर गई थी पुलिस डमी ट्रायल के लिए। अब आप यह एक और मजाक देखिए, 28 जून को सिया को लेकर गई, आज चेतन को। अब जाहिर सी बात है इन दोनों को अलग अलग जाकर पुलिस ने अलग अलग धक्का दिलाया। ये कौन सा डमी ट्रायल है? या तो ये दोनों एक साथ दोनों को धक्का मारे, या एक ने मारा। अगर एक ने मारा तो फिर दोनों से ट्रायल क्यों करवा रही हो भाई? अगर सिया ने धक्का दिया तो सिया का आपने ट्रायल करा लिया, आप डमी ट्रायल फिर चेतन से क्यों? तो चेतन से क्यों धक्का दिलवा रहे हो? अगर वो था ही नहीं धक्का देने वालों ने, इनका आप क्या कहेंगे इन सारी चीज़ों का? ये पता चलता है कि ये सीरियस इन्वेस्टिगेशन नहीं है। पूरे पुलिस इस माहौल को देखकर तमाशे का हिस्सा बन गई है, और ये बड़ी अफसोस की बात है। ऐसा पहले कई बार हो चुका है। एक बहुत फेमस केस था, मुझे खुद डॉक्टर हर्ष शर्मा जी ने बताया। एक शख्स चलती ट्रेन से, मतलब वो गिरा और उसकी मौत हो गई, बॉडी मिली पटरी के किनारे। अब वो मामला बहुत बड़ा था, उस मामले की जांच के लिए फोरेंसिक टीम लगाई गई। अगर उसमें 2 चीज़ थी, एक वो कि वो एक्सीडेंटली ट्रेन से गिरा गया,
और दूसरा उस चलती ट्रेन से किसी ने धक्का दिया। अब उसके ऊपर जांच करने के बाद यह तय हुआ कि चलो रिक्रिएशन करते हैं। अब लोग पहुंचे भाई ट्रेन में रिक्रिएशन करना। जब ट्रेन में रिक्रिएशन हुआ, उन्होंने किया, सब कुछ कर लिया, बॉडी वैसे ही डमी ट्रायल फेंका दिया। डमी चलती ट्रेन से बाद में जब रिपोर्ट आई तो खुद अदालत ने सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा, एक बात बताइए, अगर उसे धक्का दिया गया तो चलती ट्रेन से और आप ट्रायल किया, उन्होंने कहा तो बताइए कि जब वो गिरा होगा, जिस शख्स की मौत हुई थी, तब ट्रेन की स्पीड क्या थी? इसका जवाब नहीं था पुलिस वालों के पास। उन्होंने कहा जब धक्का दिया डमी को तब ट्रेन की स्पीड क्या थी ये भी पता नहीं था, क्योंकि इन्होंने पूछा ही नहीं। अब कार की तरह स्पीड हर जगह तो दिखाई नहीं, ड्राइवर को पता नहीं होती। आजकल कुछ ट्रेनों में जो डिजिटल स्पीड में दिखाई देती है, शायद वंदे भारत में है। तो किस स्पीड में डमी ट्रायल करना है, किस स्पीड में एक्चुअल मौत हुई है, अगर यह चीज़ें नहीं होगी तो फिर मान लीजिए जो शख्स गिरा और जिसकी मौत हुई ट्रेन तब 100 की स्पीड में थी और डमी ट्रायल जो रहा है 70 की स्पीड में, तो वैसे ही इम्पैक्ट और फोर्स का फ़र्क आ जाएगा। 100 की स्पीड में जो गिरेगा, हवा और अपोजिट अगर तेज़ होगी, उसके गिरने का डायरेक्शन अलग होगा, और स्पीड कम होगी तो उसका अलग होगा। तो फिर यहाँ से आपको इसको कंफर्म बता सकते हैं कि यह डमी ट्रायल 100% परफेक्ट। और पहाड़ी पर डमी ट्रायल मतलब ये अपने आप में अजीब की बिल्डिंग हो समझ आता है, किसी छत से हो समझ आता है, किसी अपार्टमेंट से हो समझ आता है, लेकिन आइडिया दिया था कि जाकर पहाड़ी पर डमी ट्रायल करो और डमी को नीचे फेंको। मतलब पहाड़ी एक ऐसे नीचे उतर रही है, अब डमी कहाँ से सीधे गिरेगी भाई? कि एक तो आइडिया किसी का, और जब डमी ट्रायल ही नहीं करना तो किसका? मतलब है पुणे पुलिस का इन्वेस्टिगेशन मकसद, मंशा, नीयत सब साफ है कि उन्हें बस दिखाना था कि हम काम कर रहे हैं, इसके आगे कुछ नहीं। वरना ये पड़ी हुई डमी खुद बेजान है अब, पर शायद चीख चीख कर कह रही है यार इतना तमाशा तो मत करो। आज की कहानी में बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।